Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well and studies and preparations are going on. May 22 CA final exams are near and this kind of a lecture, revision lecture will help you in your studies for specifically paper number 4 CA final law. Right. So before we jump into our concepts and revision, we need to discuss certain important points that you need to take care of, right? So there are 5 to 6 minutes लगेंगे, but we will discuss certain points. First of all, this video primarily is aimed for our registered students, that is our comprehensive coverage batch, and this is the first of our kind, right? So you must be thinking कि sir अभी तक तो आपने नहीं डाली, अब क्यों डाल रहे हो? See, there is a kind of a methodology that every faculty follows, right? हर एक faculty का एक सोचने का तरीका रहता है, पढ़ाने का तरीका रहता है. So I wanted to first ensure कि जो भी मेरी classes हुई है उसके बाद what are the gaps that students might need, my students जो भी registered students है उनको एक जरूरत पड़ सकती है कि हाँ after the classes exactly paper तक बीच में ये revision marathon में क्या क्या cover होना चाहिए, right? So that is the reason and this was our second attempt. May 22 के लिए second attempt registered students है and obviously I had a word with a lot of them before coming with a plan कि ठीक है revision में क्या क्या cover करेंगे, कैसे कैसे cover करेंगे, right? So primarily this is for those students जो हमारे registered students है जिन्होंने मेरी classes ली है, right? Second, इसमें coverage कैसे रहने वाला है? See, please understand that we cannot compare the classes and study format with this kind of a revision lecture. मैं यहाँ पे questions को नहीं pick कर सकता, मैं questions की linking concepts के साथ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ concepts को revise करूंगा, वो भी in a very very fast manner because the aim here is to quickly recapitulate कि हमने क्या क्या पढ़ा था, राइट? इसमें पॉसिबल है कि आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी. देखो लीगल लैंग्वेज में ना बहुत सारी जगह स्ट्रेस देना पड़ता है जो कि हम क्लास में दे पाते हैं कि इनफैक्ट अ कंपनी लिखा है या द कंपनी लिखा है, इसमें भी कॉमा है या नहीं है, इसके ऊपर भी एनालिसिस होता है क्लास में. वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. वी विल ट्राई टू एलोकेट अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% 8 to 10% ऑफ द टोटल टाइम फ्रेम दैट वी गिव फॉर क्लासेस. तो अगर तकरीबन 75 to 80 आवर्स की मेरा बैच रहता है तो 7 to 8 आवर्स में कोशिश करेंगे लॉ को कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट करने की, राइट? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. नेक्स्ट डाउट, सर ये जो आपका मटेरियल है इसका क्या? सी, फॉर May 22 और मतलब आफ्टर फॉर November 22 we will be having the option, you will be having the option of getting the books on standalone basis also, because अभी तक जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा डिमांड आई. सो एक्चुअली इट्स अ गुड प्रॉब्लम, बट उसकी वजह से वी वर एबल टू फुलफिल द क्लासेस ऑर्डर्स ओनली. वी वर नॉट एबल, अवर वेबसाइट पर अगर आप देखते, वी वर नॉट एबल टू ऑफर द बुक्स ऑन स्टैंड अलोन बेसिस, राइट? वो चीज अब सॉल्व हो जाएगी, November 22 के लिए अवेलेबल रहेगा. करंट स्टूडेंट्स जो है मेरे, उनको लगेगा सर इसमें थोड़ा मटेरियल का फॉर्मेट डिफरेंट लग रहा है. यस, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है पर मटेरियल सेम है. मतलब अभी इसके अंदर अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड नहीं है. ये वाला जो मटेरियल है इसमें कोई भी November 22 की अमेंडमेंट्स हमने नहीं डाली है एंड फॉर्मेट चेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ योर फीडबैक ओनली. बहुत जनों ने फीडबैक दिया, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा हेडिंग्स में चेंज है, थोड़ा थोड़ा लाइन्स और डाली गई है. इट इज अ मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, तो कहीं भी चेंज नहीं है, डरना मत, सब कुछ सेम मटेरियल है, राइट? नेक्स्ट क्वेरी, चौथी और लास्ट क्वेरी बिफोर वी जंप इनटू आवर रिवीजन. सर क्या हम इन रिवीजन लेक्चर को आपकी बुक से या किसी और बुक से पढ़ के पेपर दे सकते हैं? सी, उसके अंदर वी विल हैव टू कैटेगराइज द स्टूडेंट्स. अगर आपने लॉ एक बार अच्छे से कर रखी है एंड आपको लगता है कि यार काफी टाइम बीत चुका है या फिर मेरे पास टाइम कम है, तो आप रिवीजन के साथ एक पेपर की तरफ जा सकते हो. इफ आप सेकेंड कैटेगरी में से हो, सेकेंड कैटेगरी में भी दो कैटेगरीज बनेंगी. फर्स्ट, दैट यू आर गिविंग लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लॉ पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको लगता है भी बहुत स्टूडेंट्स को आता है और उसमें कुछ गलत नहीं है कि सर आपकी रिवीजन लेक्चर अवेलेबल है या किसी और का रिवीजन लेक्चर अवेलेबल है एंड मटेरियल से मैं बस करके चला जाऊंगा. तो सी, उसके अंदर इशू क्रिएट हो सकता है भाई, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डिलीवरिंग इन द बैच एंड आई नो व्हाट आई एम डिलीवरिंग इन द रिवीजन लेक्चर. कुछ भी कम ज्यादा नहीं है लेकिन तरीका बहुत डिफरेंट है. क्लास में मैं आपको एक एक वर्ड का एनालिसिस कराता हूं कि हाँ इसके अंदर अ कंपनी लिखा है, द कंपनी लिखा है, अच्छा यहाँ पे लिंकिंग हो सकती है. अच्छा, कंसेप्ट होने के बाद क्वेश्चन को लिंक करना, कंसेप्ट होने के बाद लिंकिंग द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑन एन एंड टू एंड बेसिस कि एक कंसेप्ट क्या पूछा जा सकता है. क्योंकि कंसेप्ट समझना तो ठीक है भैया, लेकिन लेट्स बी प्रैक्टिकल, आपको एग्जाम पास करना है. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं क्लास में करवाता हूं. वो सारी चीजें भैया मैं यहाँ पे रिवीजन लेक्चर में नहीं कर सकता, राइट? तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हो,
रिवीजन लेक्चर के बेसिस पे आप पेपर देने मत जाना। सेकंड, फर्स्ट टाइमर के लिए यू नीड टाइम टू प्रोसेस। आपको मैं फटाफट से थ्रू करता जाऊंगा 7-8 आवर्स में लॉ, समझ नहीं आएगी। अगर इतना आसान होता तो फिर सारे रिवीजन लेक्चर के बेसिस पे पास हो जाते, तो नहीं हो पाता है। तो यू नीड टाइम टू प्रोसेस, जो 80 to 100 आवर्स में हम प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को प्रोसेस कर पाते हैं और फिर आप रिविजन कर सकते हो। सीधा रिविजन से आप पेपर देने नहीं जा सकते। एंड सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, कि आपको लगता है कि यार अगर मेरा लॉ एक बार मैं दे चुका हूं, मेरे नंबर नहीं आ रहे, इसका मतलब कंसेप्ट्स में कहीं ना कहीं वीकनेस है, फिर आप इन वाले रिवीजन के बेसिस पे पेपर देने मत जाओ, बिकॉज इट विल गिव यू फॉल्स इंप्रेशन। दीज काइंड ऑफ रिवीजन लेक्चर्स वेर यू फील कि नहीं मैं तो करके इसमें निकल जाऊंगा, मैंने तो एक बार लॉ कर रखी है। बट अगर नंबर नहीं आ रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स में दिक्कत है। और ये एमसीक्यूज आने के बाद जो टेस्टिंग हो रही है ना, वो आपकी रिवीजन के बेसिस पे सारी क्लियर नहीं हो पाएगी। इट विल गिव यू फॉल्स इंप्रेशन कि हाँ एक ऊपर ऊपर से याद आ जाता है। आई हैव टॉक टू मेनी स्टूडेंट्स कि सर रिवीजन के बेसिस पे ऊपर ऊपर से याद आ जाएगा, उसके बेसिस पे पेपर दे देंगे, नहीं हो पाएगा क्लियर। बिलीव मी ऑन दैट, राइट। तो अगर उन दो कैटेगरीज में से हो तो रिवीजन के बेसिस पे बुक्स, सिर्फ रिवीजन देख के बुक्स लेके आप सीधा पेपर देने मत जाओ, बिकॉज द काइंड ऑफ द कंटेंट दैट यू वुड बी गेटिंग इन द क्लासेस, the kind of analysis you would be getting, and the kind of linkage of the questions that you would be getting, that is extremely important for you to pass the exams. ठीक है, वो जो मार्क क्रॉस करना है ना, देखो 35 और 40 के लिए पढ़ना है तो फिर तो कैसे भी पढ़ लेंगे, 60-70 के लिए पढ़ना है तो भैया टाइम लगाना पड़ेगा। तो वो 80 to 100 इज ऑलरेडी अ वेरी इफेक्टिव वे। जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच है उसमें हम ऑलरेडी इंश्योर करते हैं कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम हम सारी चीजें कवर कर पाए। तो वो 80 आवर्स तो लगेंगे, उसमें एनालिसिस तो चाहिए होगा, राइट। तो आई होप दैट क्वेश्चन इज क्लियर कि रिवीजन के बेसिस पे पेपर दे या ना दे। नेक्स्ट आपका एक क्वेरी आती है, सर नया बैच और उसकी डिटेल्स, तो वो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगी। एंड अप्रोक्सीमेटली आई एम होपिंग कि मे एंड में यू विल गेट द बुक्स एंड द बैच रेडी फॉर November 22, ऑल न्यू रिकॉर्डिंग्स, राइट। तो सारे डाउट्स क्लियर है। लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन लेक्चर नाउ। टाइम कम है, फटाफट रिवाइज करेंगे, एक एक वर्ड अंडरलाइन नहीं कराऊंगा, रिकैप करवाने वाला हूं, पढ़ाने नहीं वाला, रिकैप करवाने वाला हूं, ठीक है, पर कॉम्प्रिहेंसिव वे में। एग्जाम्शंस भी रिकैप कराऊंगा, पेनल्टीज को छोड़ेंगे क्योंकि सब बच्चे करते नहीं है, तो रिवीजन में टाइम नहीं लगाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लगा, कोई क्वेश्चन का मुझे ध्यान आया, उसको बीच में एम्बेड कर दूंगा कहीं ना कहीं। तो दैट इज बाय कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन मैराथन। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, 8-9 मिनट लगे हमें इंट्रोडक्शन करने में। लेट्स स्टार्ट। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव रह के यार, थोड़ा सा खुशी के साथ एक बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे। मेरे साथ साथ बोलते जाओ, सुनते जाओ एंड इसको रिवाइज करते जाओ। लेट्स स्टार्ट। ओके, इंट्रोडक्शन। सर बेसिक मीनिंग ऑफ बोर्ड एंड बेसिक मीनिंग ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड मतलब कंपनी के रिलेशन में इट मीन्स अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि सेक्शन 210 ने बोला है। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। अगर मैं काम कर रहा हूं और अपॉइंट नहीं हुआ तो मैं डायरेक्टर नहीं हूं फॉर कंपनीज एक्ट। सर व्हाई डू वी नीड देम? डायरेक्टर्स वगैरह क्यों चाहिए? सी देयर आर 3 प्राइमरी रीजंस, 2 आर जनरल, 1 इज स्टैट्यूटरी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, नॉट अ नेचुरल पर्सन, हेंस इट नीड्स ह्यूमन एजेंसी टू एक्ट फॉर इट। ह्यूमन एजेंसी में 2 प्रकार आएंगे, मेंबर्स एंड बोर्ड। Next, ownership versus management, kind of an extension of the first point, that ownership lies in the hands of members and management lies in the hands of directors. Third, if you feel first 2 points बेकार है तो लॉ ने कह दिया चुपचाप मान लो। There is a statutory requirement section 149 which says कि आपको डायरेक्टर चाहिए, हर एक कंपनी को चाहिए। Okay. Next, 2 important questions. Sir, what is the legal position of directors? Director is a agent as well as trustee. And is director an employee of the company? It is quite possible. Why? Officer की जो definition होती है clause 59 में section number 2 में, it includes a director and officer is an employee. तो director भी एक हमारा employee की तरह माना जा सकता है। ठीक है, तो डिपेंड्स अगर वो पूरे टाइम एम्प्लॉयमेंट में है या नहीं है, बट येस इट इज पॉसिबल दैट डायरेक्टर ऑफिसर की डेफिनेशन में आ जाए एंड फिर एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ जाए। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 149, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर कितने डायरेक्टर? सबसेक्शन 1, एवरी कंपनी, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टर्स। इंडिविजुअल डायरेक्टर बनेंगे। मिनिमम एंड मैक्सिमम सोचना है, 1 पर्सन कंपनी में 1, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। मोर देन 15 जाने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन, कोई गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है। 149 सबसेक्शन 2 एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए ट्रांजिशनल प्रोविजन है, नॉट वेरी रेलिवेंट।
दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, a company can provide for a lesser number of maximum number of directors because it will be a stricter provision. For example, a company private or public can say that we will have 9 directors not 15. अच्छी बात है, हम तो 15 की लिमिट कह रहे थे, आप 9 लगा रहे हो, स्ट्रिक्टर प्रोविजन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उल्टा, a company can provide a higher number of minimum number of directors. हमने बोला था पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, एक पब्लिक कंपनी कहती है हमारे मिनिमम 5 रहेंगे, स्ट्रिक्टर प्रोविजन मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये कंपनी बोल सकती है पब्लिक कंपनी के हमारे मिनिमम 2 डायरेक्टर्स रहेंगे? नहीं, दैट विल बी अ स्टैट्यूटरी नॉन कंप्लायंस। हेंस अ कंपनी इन नो वे कैन रिड्यूस द मिनिमम नंबर बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम। मिनिमम से कम हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो स्ट्रिक्टर नहीं होएगा, वो नॉन कंप्लायंस। दो जनों के लिए एग्जेम्पशंस, गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी। फॉर ऑल द एग्जेम्पशंस एक्सेप्ट 1 or 2 that I will stress upon during the relevant part, the company needs to be in compliance of section number 92 and 137. 92 annual return, 137 filing of financial statements with registrar. क्लास में अलग सेक्शन पढ़ा जाता है जिसके अंदर एग्जेम्पशंस पढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने एम्बेड कर दी ऑलरेडी, और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है 92 एंड 137 हर जगह मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ये लोग दोनों कंपनीज मोर देन 15 डायरेक्टर लगा सकते हैं विदाउट पासिंग अ स्पेशल रिजल्यूशन। Next, section number 164, disqualifications for appointment of director. Two types of disqualifications, 164 subsection 1, 164 subsection 2. 164 subsection 1 related, the points are related to the director himself. 164(2) the points are related to the company in which he is a director. तो 1 में गलती हुई इसकी, my mistake, 164(2) में company's mistake, mistake of one of the companies in which I am a director. आगे चलते हैं, क्लॉजेस पढ़ते हैं सबसेक्शन 1 के। अ डायरेक्टर बनने के लिए अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, दिमाग से पागल है, एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कंपिटेंट कोर्ट। आप बोल दो कि किसी को ये दिमाग से पागल है, काम नहीं चलेगा, कंपिटेंट कोर्ट बोलना चाहिए। दिमाग ठीक होने के बाद वो डायरेक्टर बन सकता है। ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंसी में इश्यूज आते हैं कि डिस्चार्ज हुआ है नहीं हुआ है, सो ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी का धब्बा अभी भी लगा हुआ है। क्लॉज नंबर सी, उसने अप्लाई किया है टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। सो इफ हिमसेल्फ सेज दैट मेरा दिवाला निकल चुका है तो टाटा बाय बाय हो जाओ, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। कन्विक्शन बाय कोर्ट, नॉर्मल केस नहीं चल रहा है, कन्विक्शन हुआ है, कोर्ट इंडिया का हो सकता है, अब्रॉड का हो सकता है। ऑफेंस में इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज का मतलब कंपनीज एक्ट कोई भी 2013, 1956 उससे पुराने वाला, एंड उसके रिस्पेक्ट में जेल हुई है मिनिमम 6 मंथ्स की, एंड उसके एक्सपायरी, सेंटेंस के एक्सपायरी के बाद 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है, राइट, 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है। अच्छा, अपील पिटीशन फाइल करी, स्टिल डिस्क्वालिफाइड, ओके। अगर जेल हुई है मिनिमम 7 साल की तो उस केस में परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, फिर आप कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकते। नेक्स्ट, कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोला है कि भैया यू कैन नॉट बी अ डायरेक्टर एंड दैट ऑर्डर इज इन फोर्स, तो अब आप नहीं बन सकते। नेक्स्ट, यू हैव नॉट पेड एनी कॉल्स ऑन शेयर्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स? जैसे 10 रुपए का शेयर है तो हो सकता है उसको डिवाइड कर रखा हो कॉल्स में, एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। Any calls not paid and 6 months have elapsed. 6 months have elapsed from the last day fixed for the payment of the call. Then you are disqualified to be appointed in that particular company whose shares you are holding. So it is a company specific disqualification. Next, conviction under section 188, related party transactions to be studied in chapter number 2 and 5 years का cooling off period है। ये भी disqualification लगा रहेगा even if an appeal or petition is filed against it. नेक्स्ट, नॉट कंप्लाइड सेक्शन 152 सबसेक्शन 3, मतलब डिन नंबर वगैरह जो चाहिए होता है बनने के लिए, जैसे डिन डायरेक्टर बनना है तो भैया डायरेक्टर एडमिशन नंबर लो, वो आपके पास नहीं है। नेक्स्ट, नॉट कंप्लाइड सेक्शन 165 सबसेक्शन 1, ये यहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूँ, सबसेक्शन 1 ना कि सबसेक्शन 2, 3, बचे हुए में से कोई नहीं, राइट। तो पढ़ेंगे 165 में सबसेक्शन 1 क्या कहता है, विच टॉक्स अबाउट द नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। नेक्स्ट, डिफॉल्ट बाय कंपनी इन विच अ पर्सन इज अ डायरेक्टर, तो नो पर्सन हु इज or has been a director of a company which commits certain defaults, वो defaults पढ़ेंगे अभी क्या है, अगर वो मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हूं या था तो मैं एलिजिबल नहीं हूं उस कंपनी में रीअपॉइंट होने से, इन द डिफॉल्टिंग कंपनी, या किसी और कंपनी में अपॉइंट होने से, ठीक है। कब तक? सर 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है। सर ये डिफॉल्ट्स क्या है तो लर्न कर लो, नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर 3 continuous financial years, 3 continuous financial years, or failure to pay for 1 year, 3D, deposits or interest, debentures or interest, declared dividend में हमने एक एनालिसिस किया था कि पॉसिबल है कि इसका मीनिंग लॉ क्या कह रहा है, इक्विटी डिविडेंड। सर क्यों कह रहे हो ऐसा, प्रेफरेंस क्यों नहीं? प्रेफरेंस में कोई भी डिक्लेरेशन नहीं होता है,
तो डिक्लेरेशन भूल गए आप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं, मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं। तो जब डिक्लेयर डिविडेंड बोला है तो काइंड ऑफ इट मींस इंटरप्रिटेशन बन सकता है कि इक्विटी डिविडेंड की बात की जाए। नेक्स्ट, एक दिमाग में डाउट, सर मैं एक नया डायरेक्टर हूं, मैं एक कंपनी में लगा, दैट कंपनी इज ऑलरेडी इन 164(2) डिफॉल्ट, एम आई डिस्क्वालिफाइड इमीडिएटली ऑन ज्वाइनिंग? आंसर इज नो, यू हैव अ इम्यूनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो 6 महीने के लिए आप डिस्क्वालिफिकेशन इनकर नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि मैं जिस कंपनी में डायरेक्टर बना उसके बाद 164(2) का डिफॉल्ट लगा, तो ये सब नहीं लगेगा। ये तब लगेगा व्हेन इम्यूनिटी पीरियड इज अवेलेबल, व्हेन दैट कंपनी इज ऑलरेडी इन 164(2) डिफॉल्ट, व्हेन आई एम अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर। नेक्स्ट, कैन एनी कंपनी प्रोवाइड, सबसेक्शन 3, कैन एनी कंपनी प्रोवाइड एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन? प्राइवेट कंपनी कर सकती है बाय वे ऑफ इट्स आर्टिकल्स, नॉट अ पब्लिक कंपनी। क्लियर है? गवर्नमेंट कंपनी के पास एक एग्जेम्पशन है, 164(2) उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। Certain other important points, auditor report का link to section number 164(2), auditor has to state in his report whether any of the director is disqualified under section 164(2). ये किसने बोला? section 143 subsection 3 clause number G। आगे, अगर 164(2) का डिफॉल्ट कंपनी ठीक कर देती है, क्या स्टिल द डिस्क्वालिफिकेशन विल अप्लाई? आंसर इज वेरी मच यस, दे शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालिफाइड। कैन अ माइनर बिकम अ डायरेक्टर? बिकॉज सर आपने 164 पढ़ाया, उसके अंदर कोई क्लॉज ही नहीं है एज का, नो। But indirectly, a minor cannot become a director because a minor cannot apply for a director identification number. Form DIR3 cannot be filled by a minor, hence that person cannot get a DIN and consequently he cannot become a director. Clear है? Yes. आगे चलते हैं। Section 167, vacation of office of director. Vacation मतलब सीधा टाटा बाय बाय। 164 बात कर रहा है डिस्क्वालिफिकेशन की, 167 बात कर रहा है कि अब आपको ऑफिस छोड़ के जाना है। कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग नहीं देना, कोई रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, सेक्शन लगा तो टाटा बाय बाय। ओके, ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन, सेक्शन 167 सबसेक्शन 1, द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल फॉल वेकेंट इन फॉलोइंग केसेस इफ ही इनकर्स एनी डिस्क्वालिफिकेशंस अंडर 164, जो ऊपर हमने सेक्शन पढ़ा। स्पेसिफिकली फॉर सेक्शन नंबर 164(2) हमें एक समझना चाहिए कि भैया वेकेशन कब लगेगी। फॉर एग्जांपल, आई एम अ डायरेक्टर इन एक्स, वाई एंड जेड। एक्स ने 164(2) किया तो वाई और जेड में मेरे को वेकेट करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर, आई कैनॉट रिपीट इन रिवीजन लेक्चर। क्लियर है? तो जिस कंपनी ने कांड किया, जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया, उस कंपनी में छोड़ के नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट, आई एब्सेंट माई सेल्फ from the meetings of all the meetings of board of director held in 12 months। 12 महीने में एक भी मीटिंग नहीं अटेंड करी, निकलो। सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करी तो कोई इशू नहीं है, रह सकते हो। नेक्स्ट, कॉन्ट्रावेंशन, ये दोनों कॉन्ट्रावेंशन है 184 के, जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, विच टॉक्स अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, रिमूवल अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में जैसे 169 की बात आती है, ट्रिब्यूनल भी आपको रिमूव कर सकता है। आप निकाले गए हो तो फिर छोड़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ई और एफ सेम है जो हमने 164 में पढ़े थे, डिस्क्वालिफिकेशन बाय ऑर्डर एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट। सर फिर यहां पे दोबारा क्यों रिपीट किया? सर ऊपर बात करी थी डिस्क्वालिफिकेशन की, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद छोड़ के कब जाना है वो बात यहां पे करेंगे। इन दोनों के रिस्पेक्ट में छोड़ के कब जाना है ध्यान से समझो। जब डेट ऑफ कन्विक्शन आएगा उसके बाद 30 दिन का टाइम दिया जाएगा जिसके अंदर आप छोड़ के नहीं जाओगे। यू विल नॉट वेकेट, वी विल सी इफ यू आर गोइंग फॉर एनी अपील और पिटीशन। ध्यान रखना, अपील या पिटीशन फाइल होने पे डिस्क्वालिफिकेशन तो रहेगी लेकिन वेकेशन नहीं हो रही। डिस्क्वालिफिकेशन एंड वेकेशन आर टू सेपरेट इश्यूज। डिस्क्वालिफिकेशन जिसके अंदर मेरे को बोला जा रहा है आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, और वेकेशन कि जिन कंपनी में हो उसमें से छोड़ के जाना है, ये डिफरेंट इश्यूज है। क्लियर? तो यहां पे 30 दिन तक वेकेशन नहीं होगी। उसके बाद अगर आपने अपील या पिटीशन फाइल कर दी तो उस अपील पिटीशन के डिस्पोजल के बाद अगेन 7 डेज वेट करना है। अगर इन 30 दिनों में इफ नो अपील और पिटीशन इज फाइल्ड तो यहां पे आप छोड़ के चले जाओ। लेकिन अगर फाइल कर दी तो उसका वेट करो, उसके डिस्पोजल होगी, उसके डिस्पोजल में फिर 7 डेज का वेट करो। कोई अपील पिटीशन फाइल नहीं हुई 7 डेज में तो छोड़ के चले जाओ, हुई तो उसके फाइनल डिस्पोजल तक वेट करो, फिर उसके हिसाब से चलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, having been appointed as a director by virtue of holding any office or other employment in holding subsidiary or associate company ceases to hold such office or employment in that company। मतलब मैं होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट की वजह से उस कंपनी की होल्डिंग सब्सिडियरी या एसोसिएट की वजह से इस कंपनी में लगा था, और वो कंपनी जिसके वजह से लगा था, वर्च्यू मतलब उसके वजह से मैं इस कंपनी में लगा था, तो वो मेरी एम्प्लॉयमेंट चली गई। तो भैया जिसके वजह से आए थे वो चली गई, तो यहां कैसे कंटिन्यू कर सकते हो? तो यहां से भी डायरेक्टर की तरह टाटा बाय बाय हो जाओ। सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर एच। क्लियर है? यस सर। आगे चलते हैं। सबसेक्शन 2 पेनल्टी की बात करता है। सबसेक्शन 3 कह रहा है सर व्हाट इफ ऑल द डायरेक्टर्स ऑफिसेस फॉल वेकेंट अंडर सबसेक्शन 1। तो उस केस में प्रमोटर
कंपनी के प्रमोटर, और अगर कंपनी के कोई प्रमोटर मिल नहीं रहे तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जिनका टेन्योर रहेगा तब तक जब तक नए डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करे जाते कंपनी के द्वारा इन जनरल मीटिंग, मतलब इसके थ्रू। सबसेक्शन 4 सेम क्वेश्चन एज वी आस्क्ड इन 164 सबसेक्शन 3। Sir, can any company provide for any additional grounds of vacation? Yes, a private company can by way of its articles, a public company cannot. इसका मतलब एक कंक्लूजन बना सकते हैं हम क्या, कि only a private company can provide any additional grounds for disqualification or vacation by way of its articles, a public company can. ध्यान रखना। आगे चले। Okay. Section number 165, number of directorships. One person can become a director in how many companies at the same time? दिक्कत है सेम टाइम की, दिक्कत है सेम टाइम की। तो टोटल लिमिट इज 20, जिसमें से 10 एक इनहेरेंट लिमिट है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक कंपनी, विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक कंपनीज। ठीक है। अच्छा, दो एक्सप्लेनेशन ध्यान रखनी है कि सर्टन प्राइवेट कंपनीज विल बी इंक्लूडेड, विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक ओनली। कौन कौन सी? विच आर इधर होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। एंड कुछ कंपनीज को हम 20 की लिमिट में से हटा देंगे। कौन सी? डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी कहां पढ़ते हैं? मिसलेनियस में 455। ठीक है, 455। तो ध्यान रखना कि 20 में से डॉर्मेंट को हटा देना, 10 में से नहीं हटाना है। सर इसका मतलब क्विकली इंटरप्रेट कर दो, इफ अ पब्लिक कंपनी इज अ डॉर्मेंट कंपनी इट विल स्टिल बी इंक्लूडेड इन द लिमिट ऑफ 10, क्योंकि मेरे को 20 में से हटाना है, 10 में से नहीं। क्लियर। एक और एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आई थी जिसके अंदर हमने पढ़ा कि सेक्शन 8 कंपनी विच इज इन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन नंबर 92 एंड 137 विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बोथ लिमिट्स 10 एज वेल एज 20। क्लियर। यस। एक एक्सेप्शन है फॉर पर्पज ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, दैट इज स्मॉल शेयर होल्डर। टोटल 2 ही में बन सकता है, वो 151 रूल 7 में पढ़ लेंगे। Subsection 2, can any company prescribe any lesser number of companies for directorship? Answer is yes. तो subject to subsection 1 स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी बोल सकती है लेसर नंबर ऑफ कंपनीज इन विच देयर डायरेक्टर कैन एक्ट एज डायरेक्टर। मतलब कल को एक्स लिमिटेड कह देगी कि भैया हमारे डायरेक्टर तो मैक्स टू मैक्स 5 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं। इट इज अलाउड। कैसे बोलना है? स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा। कौन बोलेगा? ऑब्वियसली सर मेंबर्स, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन बोला है आपने। ठीक है। ट्रांजिशनल प्रोविजंस छोड़ सकते हो। सबसेक्शन 6 पेनल्टी। अच्छा, एक डाउट, एक क्वेश्चन, क्या 164(2) का अगर नॉन कंप्लायंस किया किसी डायरेक्टर ने तो क्या वो सेक्शन 164 में डिस्क्वालीफाइड है? यस सर, आपने तो बोला था। नहीं, ऊपर मैंने क्लियरली मार्क कराया था। अब आपको समझ आएगा कि सर यहाँ पे क्या कह रहे थे। 160 डिस्क्वालिफिकेशन में क्या बोला था? 165 सबसेक्शन 1 जो 10 और 20 की लिमिट है, जो 165(2) में हमने अभी पढ़ा स्पेशल रेजोल्यूशन की लिमिट, वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। सो इवन इफ दैट इज नॉन कंप्लाइड डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होएगा। नेक्स्ट, वुमेन डायरेक्टर कौन सी कंपनीज को लगाना है? रूल नंबर 3 ने आके बोला सर एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 100 करोड़ है और टर्नओवर मिनिमम 300 करोड़, उनको सर वुमेन डायरेक्टर लगवाने कितने? मिनिमम 1, एटलीस्ट 1। फर्स्ट प्रोविजो ने आके बोला रूल 3 में आके कि व्हाट इफ अ न्यू कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एंड इट इज ऑलरेडी फॉलोइंग इन रूल नंबर 3। फॉर एग्जाम्पल, एक नई लिस्टेड कंपनी बन गई तो क्या उसको वुमेन डायरेक्टर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन लगवाना है? आंसर इज नो। उसको विद इन 6 मंथ्स लगवाना है, उसको विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन लगवाना। अच्छा, सेकंड प्रोविजो टाइम लिमिट, ध्यान से करना, यहाँ पे बहुत डाउट्स आते हैं लोगों को। अगर कोई इंटरमीडिएट वैकेंसी हो जाती है वुमेन डायरेक्टर की, दैट नीड्स टू बी फिल्ड एट अर्लीएस्ट, दैट नीड्स टू बी फिल्ड एट अर्लीएस्ट। बट सर कुछ तो टाइम लिमिट लगा दो। ओके, सो नॉट लेटर देन लेटर ऑफ 2 डेट्स, नॉट लेटर देन लेटर ऑफ 2 डेट्स। सर 2 डेट्स भी बता दो। ओके, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम वैकेंसी विच एवर इज लेटर। सर ये समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो एक क्वेश्चन अपने मटेरियल में देख लो। मेरे क्लास वाले बच्चों में तो हमने साथ में एग्जांपल कर लिया था, तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। क्विकली रिपीट कर रहा हूं, एनी वैकेंसी इन वुमेन डायरेक्टर सेम नीड्स टू बी अप्लाइड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑल्सो। तो लिंक करवा रहा हूं साथ साथ। इट नीड्स टू बी फिल्ड एट अर्लीएस्ट बट नॉट लेटर देन लेटर ऑफ 2 डेट्स। लेटर ऑफ 2 डेट्स, वो लेटर ऑफ 2 डेट्स क्या है? 3 मंथ्स फ्रॉम द वैकेंसी और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। सर इसके ऊपर दुनिया भर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखना। इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच इज लेटर है। अच्छा सर, मेरे पास 2 वुमेन डायरेक्टर है, एक वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी हो गई है, क्या फिल करनी जरूरी है? आंसर इज नो। इफ यू हैव मोर देन 1 वुमेन डायरेक्टर, कंपनी में चूज नॉट टू फिल इट। ओके, रेसिडेंट डायरेक्टर किन कंपनीज को? हर एक कंपनी को। कितना? मिनिमम 1 डायरेक्टर। मीनिंग ऑफ रेसिडेंट मिनिमम 182 डेज, मिनिमम 182 डेज रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, नॉट प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर।
सर लेकिन कंपनी अगर लास्ट 6 महीने में इनकॉर्पोरेट हुई है तो 182 डिवाइडेड बाय 2 कर देना, प्रोराटा कर देना, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के लिए प्रोपोर्शनेटली कर देना नंबर ऑफ डेज। क्लियर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किनको लगवाना है? एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को। ठीक है, लिस्टेड और इसकी डेफिनेशन ये बेसिक्स का पार्ट है, तो लिस्टेड और उसकी आपकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। हालांकि आईसीए ने इसको अलग से ज्यादा रेफरेंस दिया नहीं है, बट ओके। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी लिखते हो तो आपको ऐसे लिखना है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी नीड्स टू हैव मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिनिमम 1/3 एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एंड प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज के लिए मिनिमम 2, प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज के लिए मिनिमम 2। कौन है प्रिस्क्राइब्ड? एवरी पब्लिक कंपनी जिसके इन तीनों में से कुछ ना कुछ एक कंप्लाई हो रहा है। टर्नओवर मिनिमम 100 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़, एंड ओडीडी आउटस्टैंडिंग क्या क्या, एलडीडी सॉरी, लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट्स मोर देन 50 करोड़। पॉइंट ऑफ मिस्टेक, यहाँ पे मिनिमम 100 है, यहाँ पे मिनिमम 10 है, यहाँ पे मोर देन 50 है, 50 कवर्ड नहीं है, थर्ड वाले में 50 कवर्ड नहीं है। ठीक है, ये सारा लेटेस्ट बैलेंस शीट के हिसाब से देखना, नॉट अ वेरी बिग थिंग। 3 कंपनीज को एक्सक्लूड कर देना इसमें से, कौन कौन सी? जेवी, होली ओन्ड सब्सिडरी, डोरमेंट कंपनी। आगे सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड ड्यू टू ऑडिट कमिटी। सर ऑडिट कमिटी में हम पढ़ते हैं सेक्शन 177 में दैट मेजॉरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सपोज वो मेजॉरिटी नंबर निकल के आ रहा है 5 और मेरा ऊपर वाले में सपोज निकल के आ रहा है 2, तो मैं 5 लगवाऊं या 2 लगवाऊं? सर आपको 5 लगवाने पड़ेंगे। इफ यू नीड हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ड्यू टू ऑडिट कमिटी देन यू रिक्वायर दैट हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट, वैकेंसी कैसे फिल करेंगे? मैंने बता दिया था ऊपर, सेम एज वुमन डायरेक्टर। सर एक बार रिपीट करवा दो। ओके, अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन, लेटर ऑफ 2 डेट्स, 2 डेट्स बता दो, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम वैकेंसी। क्लियर? आगे, वंस एप्लीकेबल विल अप्लाई फॉर 3 years मिनिमम। सर मतलब क्विकली बताओ। ओके, इस साल मेरा क्राइटेरिया पूरा हुआ, अगले साल पूरा नहीं हुआ, तो क्या अगले साल मुझे लगवाना है? आंसर इज यस। जब तक 3 लगातार ऐसे साल नहीं आ जाते जिसके अंदर क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, आपको ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगवाते रहने। ठीक है, अगर 3 साल ऐसे लगातार कंटिन्यूअस आए इन विच यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द क्राइटेरिया, यू आर नॉट फॉलोइंग इन द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देन फ्रॉम 4th year you may not have an independent director. Otherwise if once applicable will apply for 3 years minimum। इसको पेट नेम है, ये पेट सेंटेंस है, इसको कंपाइल किया हुआ है हमने। क्लियर? आगे, अगर किसी लॉ ने बोल दिया हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए तो फिर चाहिए, कंप्लाई करो, उसके अंदर क्या है भाई, कंप्लाई करो, उसमें क्या सोचना है। नेक्स्ट, सेक्शन 8 कंपनी को एग्जेम्पशन है, ये पूरा कंसेप्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंस, ये सारा का सारा टाटा बाय बाय। ओके, ट्रांजिशनल प्रोविजन सबसेक्शन 5 छोड़ दो, एलिजिबिलिटी अभी करेंगे, उसको पहले कर ही लेते हैं। आ जाओ ध्यान से, हाँ क्विकली करेंगे थोड़ा। 149 सबसेक्शन 6, हु कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हु कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मिस्टर शर्मा का एग्जांपल लेते हैं। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब सबसे पहले वो डायरेक्टर रहेगा, लेकिन 3 डायरेक्टर नहीं रह सकता, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर, बिकॉज ये अपने काम से ही इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, ए ओपिनियन ऑफ बोर्ड में उनके पास IEE है, IEE क्या क्या, इंटेग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, बी क्लॉज, हु इज नॉट और वॉज नॉट, इसमें इलॉजिकल है थोड़ा, लेकिन उसको इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इज नॉट और वॉज नॉट अ प्रमोटर ऑफ कैश, कैश मतलब कंपनी और एसोसिएट और सब्सिडरी और होल्डिंग, या फिर हु इज नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स इन द कैश। ठीक है, इसके अंदर सारे कवर कर लिए हमने, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स ऑफ कैश। अच्छा, अगर एक गवर्नमेंट कंपनी रही तो ये बोर्ड का ओपिनियन नहीं देखना, रेलिवेंट मिनिस्ट्री या रेलिवेंट डिपार्टमेंट जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज है उसका ओपिनियन देखना है। क्लॉज सी, हु हैज और हैड नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप, पेक्यूनरी मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो उसका कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है किसके साथ, कैश या कैश के प्रमोटर्स या कैश के डायरेक्टर्स के साथ। लेकिन 3 चीजें अलाउ कर दी। सर रेम्यूनरेशन तो देनी पड़ेगी ना उसको, रेम्यूनरेशन तो देनी पड़ेगी, तो वो रेम्यूनरेशन अलाउ कर दो। ठीक है, तो वो पेक्यूनरी से बाहर कर दिया। सेकंड, सर छोटी मोटी ट्रांजैक्शन है, ज्यादा बड़ी नहीं है, मैक्स टू मैक्स अप टू 10%, तो नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम। हिज टोटल इनकम, हिज मतलब डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, हिज मतलब डायरेक्टर की बात, एंड एनी अदर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये 3 को छोड़ के बाकी पेक्यूनरी रिलेशनशिप आपको अलाउड नहीं है। क्लियर? अच्छा, ये पेक्यूनरी रिलेशनशिप अगर आपको कब देखना है, टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या फिर ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो टाइम पीरियड ध्यान रखना। अच्छा, इसके अंदर ये पर्टिकुलर क्लॉज, सी क्लॉज, गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात, पेक्यूनरी रिलेशनशिप से हमने कुछ चीजें बाहर कर दी। देखो क्या,
any transaction which is entered by the independent director with the company which is at par with any member of general public is not a pecuniary relationship, क्योंकि यही चीज 188 में भी हमने बाहर करी थी। सर सीधी बात बोलो ना, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है। यस, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है। तो फिर जब कोई उसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं अलग, तो फिर हमने उसको पेक्यूनरी रिलेशनशिप से एक्सक्लूड कर दिया। और रेम्यूनरेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं 149(9) में, वहां पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट, उस बंदे के रिलेटिव ने, हमने ऊपर वाले में ABC में उस बंदे को पकड़ा, डी में उसके रिलेटिव को पकड़ रहे हैं। हिज रिलेटिव शुड नॉट हैव डन द फॉलोइंग, मतलब नन ऑफ हुज रिलेटिव्स इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन कैश, टाइम पीरियड वही ड्यूरिंग टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन एक एक्सेप्शन फिर अलाउ कर दी कि रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कैश और एनी अदर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर यहां पे कंफ्यूजन है लॉ की तरफ से। सर क्यों कंफ्यूजन है, ध्यान से समझो। दो कंपनी बोला है, मतलब जिस कंपनी की बात चल रही है, और फिर लिमिट में लिंक कर दिया कैश को भी, तो फिर ये ASH को नहीं करना चाहिए था, सिर्फ C रखना चाहिए था। तो वी डोंट नो व्हाट लॉ इंटेंड्स, ये कंफ्यूजन है, पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है। क्लियर? तो रिलेटिव इन शॉर्ट अलाउड कर दिया है एक लिमिट तक। क्लियर? नेक्स्ट, इज इंडेटेड, कौन? रिलेटिव इज इंडेटेड टू कैश और देयर प्रमोटर्स or directors in excess of 50 lakhs at any time during same time period to immediately preceding financial year or during current financial year. Next, वो डायरेक्टली इंडेटेड नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इंडेटेड है। देखो कैसे, उसने गारंटी दे रखी है या सिक्योरिटी दे रखी है इन रिस्पेक्ट ऑफ indebtedness of any third person to the cash or their promoters or directors of such holding company for rupees 50 lakhs, time period same at any time during two immediately preceding financial year or during current financial year. सर यहाँ पे ना गलती होने के चांस आ चुके हैं। यहाँ पे डायरेक्टर्स कौन से लिए, ध्यान से जरा मार्क करो, ओनली होल्डिंग कंपनी के, कैश के नहीं लिए। यहाँ पे कैश के भी लिए थे, ऊपर सब जगह कैश के भी लिए थे, यहाँ पे डायरेक्टर सिर्फ स्पेसिफिक लिए है। यहाँ पे एक और गलती हो सकती है, एक्सेस ऑफ 50 लाख है, यहाँ पे फॉर 50 लाख है, तो 50 लाख भी यहाँ पे ट्रिगर कर जाएगा, यहाँ पे 50 लाख पे ट्रिगर नहीं करेगा। MCQ के पॉइंट है। नेक्स्ट, कोई और पेक्यूनियर रिलेशनशिप, कोई मनी ट्रांजैक्शन है कैश के साथ जिसका अमाउंट हो रहा है मोर देन 2% और इक्वल टू 2% ऑफ इट्स मतलब कंपनी की बात चल रही है। अगर बंदे की, डायरेक्टर की बात चलनी होती तो हिज लिखा जाता। तो इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजैक्शंस रेफर्ड इन अबाउट 3 क्लॉजेस। तो उसको सिंगल ले लो, टोटल ले लो, हमें अमाउंट का ध्यान रखना है मिनिमम 2% क्रॉस, मतलब 2% से नीचे नीचे होना चाहिए ग्रॉस टर्नओवर के। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब दोनों पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर वर्मा दोनों पे, वो बंदा भी और रिलेटिव्स भी, रेस्ट्रिक्शंस ऑन बोथ। इफ दे होल्ड, मतलब who neither himself nor any of his relative hold or has held the position of KMP or is or has been an employee of the cash in current financial year or 3 preceding financial year। सर यहाँ पे 2 क्यों नहीं रखा? ये लॉ का मतलब है भाई, ऊपर 2 रख दिया, नीचे 3 रख दिया, एक ही रख देते, दोनों में 2-2 रख लेते, दोनों में 3-3 रख लेते, हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। बट आपको अभी ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर में भी आपको देखना है कि वो नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय KMP और ये सब, और 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन डाल दी दोबारा कि उन्होंने बोल दिया जो रिलेटिव एम्प्लॉय है ना, उस पर रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल। तो सर इन शॉर्ट ही कैन बी एन एम्प्लॉय इन, रिलेटिव कैन बी एन एम्प्लॉय इन करंट फाइनेंशियल ईयर और प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, नॉट एन इशू। ठीक है, नेक्स्ट, he is or has been an employee, proprietor or partner of certain firms, time period same as above, current plus preceding 3 financial year। इन फर्म्स में 2 तरीके की फर्म्स उठानी है, एक CS कॉस्ट अकाउंटेंट और एक लीगल या कंसल्टिंग फर्म। तो ये फर्म कौन सी ले ली? CS कॉस्ट अकाउंटेंट की लेनी है, या फिर एनी लीगल और कंसल्टिंग फर्म दैट हैज और हैड एनी ट्रांजैक्शन विद द कैश अमाउंटिंग टू मिनिमम 10% ऑफ फर्म्स ग्रॉस टर्नओवर। तो छोटी मोटी फर्म्स नहीं, जिनकी अच्छी खासी ट्रांजैक्शंस हो रही है कैश के साथ, जो भी रेलिवेंट हमारी कंपनी में क्वेश्चन है, जो भी कंपनी की बात चल रही है, मिनिमम 10% ऑफ ग्रॉस टर्न ओवर। ठीक है, कंसल्टिंग फर्म्स होती है ना, मैकिन्जी वगैरह, ये उनकी बात कर रहे हैं, या फिर लीगल फर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, who holds with his relative 2% or more of the total voting power of the company। तो मिला के देखना है, 2% हुआ तो टाटा बाय बाय। Who is a chief executive और डायरेक्टर और by whatever name called, ट्रस्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, of any NPO। छोटी मोटी NPO नहीं है सर, बड़ी NPO है जो मिनिमम 25% ऑफ अपना रिसीट्स रिसीव कर रही है फ्रॉम द कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर या फिर कंपनी के होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। तो सर इसको कैश क्यों नहीं लिखते? कैश और कैश और दे प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स, गलती हो जाएगी। प्रमोटर डायरेक्टर सिर्फ कंपनी को उठा रहे हैं, प्रमोटर और डायरेक्टर सिर्फ कंपनी को उठा रहे हैं। ध्यान से पढ़ो दोबारा, कंपनी
एनी ऑफ इट्स प्रमोटर और डायरेक्टर्स, और फिर बचे हुए तीनों होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। तो प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के नहीं उठा रहे, क्लियर, ठीक है। या फिर ऐसी कंपनी, या फिर दैट एनपीओ हैज मिनिमम 2% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। तो इन दोनों में से अगर कुछ भी ऐसी वो एनपीओ में हिट कर गई तो उसका वो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। और लास्ट जनरल है सब रूल 1 में, रूल 5 में, कि हाँ उसके जनरल अप्रोप्रिएट स्किल्स एंड नॉलेज होना चाहिए, क्लियर, ओके। आगे चलते हैं। हर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सबसेक्शन 7 में डिक्लेरेशन देनी है, कसम खाके। क्या एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक फर्स्ट मीटिंग में पहले पढ़ते डिक्लेरेशन क्या है, दैट आई मीट द क्राइटेरिया ऑफ 149 सबसेक्शन 6, जो ऊपर ये सारी कहानी पड़ी, ये क्राइटेरिया में मीट करता हूं। सर ये कब देनी है? फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच ही पार्टिसिपेट्स एज ए डायरेक्टर, and thereafter at first meeting of every financial year, and whenever there is any change in the circumstances which may affect his status। यहाँ पे मेरे को लिख के देना है। 149(8) शेड्यूल 4 एक है वो लगेगा, एंड कंपनी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को वो कंप्लाई करना पड़ता है, नॉट अ वेरी बिग थिंग। रेम्यूनरेशन क्या क्या दिया जाएगा, क्या क्या नहीं दिया जाएगा। सिटिंग फीस आप मुझे पे कर सकते हो, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस मुझे पे कर सकते हो, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन जो कि मेंबर्स द्वारा अप्रूव्ड है वो मुझे पे कर सकते हो। स्टॉक ऑप्शन मुझे नहीं पे कर सकते, स्टॉक ऑप्शन मुझे आप नहीं पे कर सकते, क्योंकि उससे मेरा इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया धोखे में चला जाएगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट इफ अ कंपनी हैज नो प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे रिसीव रेम्यूनरेशन परसुएंट टू शेड्यूल नंबर 5। ये शेड्यूल नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 में अमेंडमेंट आ चुका था लास्ट टाइम ही, एंड हम वो पढ़ते ही है तो नॉर्मल है, उसमें हम पे कर सकते हैं। अच्छा, एक रूल नंबर 4 पढ़ेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर बोला गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सिटिंग फीस एंड वुमेन डायरेक्टर की सिटिंग फीस अदर डायरेक्टर से कम नहीं रहेगी। तो वो वहां पे भी पढ़ लेंगे, यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। टेन्योर का एक छोटा सा चार्ट है कि उसकी टेन्योर हो सकता है मैक्स टू मैक्स 5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो देख लो, ऑफिस स्टार्ट करेंगे मैक्स टू मैक्स 5 ईयर्स, उन 5 सालों में उन 5 सालों में क्या उसकी रिमूवल हो सकती है? आंसर इज यस। रिमूवल का सेक्शन पढ़ लेंगे 169, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे होगी? स्पेशल नोटिस एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ये 169 में पढ़ेंगे। रीअपॉइंटमेंट करना हो तो बिल्कुल पॉसिबल है, 2 चीजों का कंप्लायंस कर लेना। सर क्या क्या? बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। सर फिर सेकंड टर्म कितने का? अगेन मैक्स टू मैक्स 5 ईयर्स। तो सर टोटल मैक्सिमम टर्म 10 ईयर्स, ठीक है। सेकंड टर्म में रिमूवल हो सकती है, यस, पर एक ध्यान रखना, उसमें आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी से काम नहीं चलेगा। सर ये कहां लिखा हुआ है? 169 में, लेकिन लिंक यहां पे भी करवा दिया है, ठीक है। अच्छा, तो सर ये 10 ईयर्स के बाद फिर से मैं 5 साल की अपॉइंटमेंट कर लूं? आंसर इज नो, 3 ईयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड। रीअपॉइंटमेंट यहां पे पॉसिबल नहीं है, 3 ईयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड लगाना पड़ेगा, ठीक है। उन 3 सालों में देख लो, he shall not during the period of that 3 years be appointed or associated in any other capacity either directly or indirectly with the company, क्लियर। तो 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड। तो अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड, इफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर 2 years and then he is reappointed for 3 years, so total 5 years, can he be reappointed for another 5 years? Answer is no. Total maximum 2 terms of 5 years each. If company appoints him for less than 5 years, that is company's headache, not loss, ठीक है, ओके। सबसेक्शन 12 149(12) लायबिलिटी ऑफ सर्टेन पर्संस, 2 तरह जनों की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोज के कामों में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए तो उसको हम थोड़ा सा एक एग्जेम्पशन देने वाले हैं। एंड एक ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि प्रमोटर या केएमपी नहीं है, ये जने shall be held liable only in respect of those acts and those commissions and those omissions जो कि उसके नॉलेज के थ्रू हुए थे, and that were attributable through the board process and they were done with his consent, connivance or where he had acted not, he did not act diligently। मतलब बेसिकली अगर वो इन्वॉल्व है, उसकी गलती है, तो ही उसको पकड़ा जाएगा, वरना नहीं पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट, सबसेक्शन 13 कहता है रोटेशन रिटायरमेंट कंसेप्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे एप्लीकेबल ही नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 150, डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सो दैट बेसिकली कंपनीज कैन चूज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये नॉर्मल सा है, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5 एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिलेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम द डेटा बैंक इन विच वेरियस पर्टिकुलर्स विल बी कंटेंट, कि उसका नाम क्या है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है। बेसिकली दीज आर द पीपल हु आर विलिंग टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो ये नॉर्मल सा एक प्रोविजनल है विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मेलिटी। इसका ड्यू डिलीजेंस की एंश्योरिंग दैट द नेम इज करेक्ट। सो बेसिकली सब कुछ वेरीफाई करना कि वॉट एवर द पर्टिकुलर्स आर अपियरिंग एज करेक्ट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो इट विल लाई विद द कंपनी। इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट होता है, जो अब अभी नीचे पढ़ेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू एंश्योर दैट द डेटा इज करेक्ट। अप्रूवल लेना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, ऑब्वियसली द अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू
जनरल मीटिंग, मतलब जो भी उसकी अपॉइंटमेंट होगी उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स। तो जनरल मीटिंग में अप्रूवल लो एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो अटैच किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, उसके अंदर बताया जाएगा, इट विल इंक्लूड द जस्टिफिकेशन दैट व्हाई दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज चूजन एज अ डायरेक्टर। ओके, नाउ मेन प्रोविजन स्टार्ट हियर। सबसेक्शन 3 जो डेटा बैंक का क्रिएशन है, रेड विथ रूल नंबर 6। एवरी इंडिविजुअल जो कि इन अमेंडमेंट रूल्स के स्टार्ट में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, दैट इज 1 December 19, नॉट वेरी रेलिवेंट राइट नाउ, या फिर हु इंटेंड्स टू गेट अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आफ्टर दिस डेट। तो जो ऑलरेडी डायरेक्टर है 1 December 19 को, उसको विद इन 13 मंथ्स, ये डेट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट ये है दैट हु वांट्स टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बिफोर सच अपॉइंटमेंट अप्लाई ऑनलाइन टू द इंस्टीट्यूट। पढ़ेंगे इंस्टीट्यूट का मतलब कि भैया मेरा नाम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में वो डेटा बैंक में डाल दो for either 1 year or 5 years or for lifetime, and from time to time he has to take steps to, so that he has to ensure that he continues to stay in the data bank। तो 1 year 5 year की फीस अलग अलग होती है, लाइफ टाइम की फीस अलग अलग होती है। नाम इंक्लूड होने के बाद दे हैव टू पास, दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज टू पास एन ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट विच इज क्रिएटेड बाय द इंस्टीट्यूट, एंड ये पास कब तक करना है, विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इंक्लूजन। अगर नहीं किया तो नाम रिमूव किया जाएगा। लेकिन सर कुछ जनों को ना ये जो नाम वाम है ना, ये टेस्ट जो है, ये टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पास द सेल्फ असेसमेंट टेस्ट इफ he has served for a total period of minimum 3 years in the following। तो कुछ एक्सपीरियंसेस बताए गए, उतना 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है ड्यूरिंग द नेम इंक्लूजन, तो भैया फिर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पास द सेल्फ असेसमेंट, द प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। क्लियर? तो पहले पढ़ते क्या क्या एक्सपीरियंस है। एज अ डायरेक्टर और KMP in one or more of the following। तो डायरेक्टर या KMP इन अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और इन अ कंट्री विच इज अ मेंबर स्टेट ऑफ FATF ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, एंड द रेगुलेटर ऑफ देयर सिक्योरिटीज मार्केट इज अ मेंबर ऑफ IOSC, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। या कोई बाहर की कंपनी है, कंपनी नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट, वर्ड एग्जैक्ट यूज करना, बाहर की बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है $2 million और मोर, या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन उसकी एक्टिविटीज जो है वो सोशल वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो कमर्शियल होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, इन द पे स्केल ऑफ डायरेक्टर और अबव or equivalent or above in ministry or department of the central government, state government having the relevant experience, corporate affairs, finance, ministry, ठीक है, या फिर ऐसी कोई affairs with respect to any government company जो हम section 245 में पढ़ते हैं, और any statutory corporations under act of parliament या state, लेकिन again activity सारी commercial है, तो basically experience बनता है। Next, in the pay scale of chief general manager or above in SEBI, RBI, IRDA, Insurance Regulatory Exchange Board, Pension Fund Regulatory and Development Authority, and having the experience with respect to the concerned corporate security economic laws। तो again एक relevant experience है। Apart from that, एक exemption add करी गई थी, I hope आपकी इसमें amended है। The following individuals who are or have been for at least 10 years advocate, CA, CS, एडवोकेट, CA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट, तो तीनों प्रोफेशंस और हमारे वाले तीनों एंड एडवोकेट, ठीक है, ये सारे प्रैक्टिस वाले, ये भी कोर्ट वाले। क्लियर? तो ये अगर 10 साल से है तो उनको भी ये सब टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर, व्हाट इफ अ पर्सन एक्टेड एज अ डायरेक्टर और KMP इन 2 or more of the above stated companies or body corporate, then that period shall be counted at once। एक टाइम पे 2 जगह हो तो 2 साल नहीं गिना जाएगा, 1 साल गिना जाएगा। Certain important points, within 30 days from expiry of the time period 1 or 3 years, जो 3 years और 5 years आपने टाइम पीरियड चूज करे थे 1 और 5 years का, तो उसके बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा विद इन 30 डेज। सर लाइफ टाइम में रिन्यूअल होएगा नहीं, दैट इज वेरी मच अंडरस्टूड। सर पास कैसे होना है उस टेस्ट में? इस टेस्ट में पासिंग परसेंटेज क्या है? 50%, ठीक है, 50% इज द पासिंग परसेंटेज। अच्छा सर कितने अटेम्प्ट है? अनलिमिटेड। सर मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मानेसर, ठीक है, और हर एक बंदे को डिक्लेरेशन देनी है कि मैंने सब रूल 1 सब रूल 2 का कंप्लायंस किया, ऊपर वाले रूल 6 का, अलॉन्ग विद द 149(7) डिक्लेरेशन। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर कि वो कुछ प्रिस्क्राइब कर सकती है, मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ सर्टेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नॉट अ वेरी बिग डील, कर देंगे तो कंप्लाई कर देंगे। अच्छा एक छोटी सी बात, द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ फाइनेंशियल ईयर विदाउट अटेंडेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये शेड्यूल में से आता है जनरल पॉइंट। Okay, there are certain duties that need to be complied by each and every director. There are certain duties that need to be complied by
ईच एंड एवरी डायरेक्टर रिगार्डलेस ऑफ द टाइप। तो ये सबसेक्शन है सारे के सारे 166 के, ठीक है। तो ड्यूटीज देख लेते हैं। Subject to the provisions of this act, a director shall act in accordance with the articles of the company. A director shall act in good faith of the company, promote the objects of the company and its members for the mutual interest and best interest of the company, employees and shareholders, community and environment. General बात है. Due and reasonable care, skill, diligence, independent judgment. General. A director shall not involve in a situation that have a direct or indirect interest that conflict or possibly may conflict with the interest of the company. तो company against नहीं जाना. A director of a company shall not achieve or attempt to achieve any undue gain or advantage either to himself or his relative partner associates and अगर ऐसा गिल्टी पाया गया तो जितना भी गेन किया उतना कंपनी को वापस करो। डायरेक्टर शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस एंड असाइनमेंट सो मेड शैल बी वॉइड। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर को रखा गया उसकी कैपेबिलिटी की वजह से, so he cannot assign his office to any other person. Please mark that delegation of work is allowed, assignment is not allowed. Sir, if a person says that after my death my office will go to my son, is it assignment? Answer is no, because once that person dies that place is vacant and if there is no person sitting on that office it cannot amount to assignment. assign होने के लिए मेरा होना जरूरी है। क्वेश्चन था, पेपर में आया था, मार्क करवा दिया, लिंक करवा दिया। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 152। फर्स्ट डायरेक्टर में आपको देखना है कि पहले ओपीसी की बात करनी है या अदर देन ओपीसी की। तो अदर देन 1% कंपनी में पहला सवाल, क्या कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ लिखा है? सो अगर कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिखा गया है तो उस केस में द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स टिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड। एंड व्हाट अबाउट अ 1% कंपनी? तो वो जो इंडिविजुअल मेंबर है उसी को फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा अंटिल द डायरेक्टर और डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द मेंबर एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। मतलब सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, व्हाट अबाउट सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स, मतलब अदर देन फर्स्ट डायरेक्टर्स? तो सबसेक्शन 2 पे आ जाओ। Save as otherwise expressly provided under this act, each and every director will be appointed in general meeting. सर इसका क्या मतलब हुआ फिर? Save as otherwise provided, सेक्शन 161 पढ़ते हैं। एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, वहां पे अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जा रही है? बोर्ड के द्वारा। सो दैट इज द मीनिंग हियर, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, राइट? तो जनरली मेंबर्स बट बोर्ड भी अपॉइंट कर सकता है। अच्छा, डायरेक्टर बनने के लिए प्री कंडीशन है कि आपके पास डिन नंबर होना चाहिए या फिर कोई अदर नंबर प्रिस्क्राइब होना चाहिए। ये अदर नंबर अभी कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है तो डिन याद रख लो। सर्टन सबमिशंस रिक्वायर्ड बाय पर्सन प्रपोज टू बी अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग और अदरवाइज। सर अदरवाइज मतलब डायरेक्टर अपॉइंटमेंट। क्या क्या? अपना डिन नंबर दो या एनी अदर नंबर दो, डिक्लेरेशन दो दैट यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर दिस एक्ट, प्लस आपकी एक कंसेंट चाहिए DIR 2 में, एंड वो DIR 2 आगे जाके फाइल किया जाएगा बाय द कंपनी विद इन 30 डेज इन फॉर्म DIR 12। ये सारा रूल 8 कहता है, ठीक है, ये सारा रूल 8 कहता है। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट अगर जनरल मीटिंग में हो रही है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखा जाएगा कि भैया बोर्ड के हिसाब से ही कंप्लाइज विद द क्राइटेरिया, ही फुलफिल्स विद द क्राइटेरिया जो कि दिया जाता है 149 सबसेक्शन 6 में। क्लियर? आगे चलते हैं। एक एग्जेम्पशन है गवर्नमेंट कंपनी को विद रिस्पेक्ट टू 152 सबसेक्शन 5 इन विच वी टॉक अबाउट कंसेंट बाय डायरेक्टर। वो कंसेंट देने की जरूरत नहीं है अगर अपॉइंटमेंट खुद गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट मतलब CG या SD। ओके, नेक्स्ट, डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इसमें हम सारा फ्लोचार्ट एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि अलग अलग आप लर्न नहीं कर पाओगे। एवरी पर्सन हु वांट्स टू बिकम एन डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी, नई कंपनीज के लिए ये चीज नहीं लगती। एग्जिस्टिंग कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म DIR 3 अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। क्या काम करना पड़ेगा? DIR 3 डाउनलोड करो, उसको फिल इन करो, वेरीफाई एंड साइन करो एंड सर्टेन कॉपीज लगाओ जो भी हम नीचे पढ़ेंगे, एंड उस पूरे को स्कैन करके सेट को फाइल करो। क्या क्या कॉपीज लगानी है? शक्ल, अपना फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, रेसिडेंस, स्पेसिमेन सिग्नेचर एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अटैचमेंट, प्लीज मार्क दिस, बोर्ड रिजोल्यूशन proposing his appointment as director in an existing company। नई कंपनीज के लिए काम नहीं किया जाएगा, नीचे पढ़ेंगे क्या किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर सबमिशन ऑफ दिस एप्लीकेशन थ्रू द कॉमन पोर्टल। ठीक है, ये सारा भरने के बाद हम फाइल कर देंगे। इट शैल बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग DSC एंड इट शैल बी साइंड, इट शैल बी वेरीफाइड, नॉट साइंड, वेरीफाइड डिजिटली बाय ईदर कंपनी सेक्रेटरी इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और MD, director, CEO, CFO of the company in which the applicant is proposed to be appointed as a director in an existing company। A very very important mistake area possible here, CA, CS, cost accountant in practice यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर सकते, कंपनी के लोग चाहिए, ध्यान रख लेना। ये सारा होने के बाद वेरीफाई भी हो गया, फॉर्म सबमिट हो गया। आगे क्या होगा? सर टोकन नंबर दे दो,
एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया जाएगा। एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज को प्रोसेस करेगी, उसके बाद डिसाइड करेगी कि सर या तो अप्रूवल देंगे या तो रिजेक्शन देंगे। ये सारा का सारा 1 मंथ में हम कर देंगे, सारा का सारा 1 मंथ में कर देंगे। अप्रूवल हुआ तो विद इन 1 मंथ पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मेल या किसी के भी द्वारा हम आपको बता देंगे कि आपका डिन नंबर क्या है। लेकिन अगर सर आपकी एप्लीकेशन डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट है तो आपको एक इंटीमेशन दिया जाएगा वेबसाइट पर भी एंड ईमेल के द्वारा भी, एंड आपको उस चीज को वेरीफाई करना है। यू हैव टू वेरीफाई इट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। इफ द डिफेक्ट इज स्टिल पार्शियली rectified and the application is still defective, then your application will be rejected. You won't get any second chance. You won't get any second chance. I hope this is clear. You will have to file a fresh application. And if the defects are not removed, मतलब you didn't take any action, तो उस एप्लीकेशन को इनवैलिड मान लिया जाएगा। दोनों में ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फीस जो गई सो गई, नो सेट ऑफ, नो रिफंड। नेक्स्ट, सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वैलिडिटी ऑफ डिन लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, किसी और को नहीं दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर डेलीगेट की जा चुकी है अलग अलग अथॉरिटीज को, रीजनल डायरेक्टर, ज्वाइंट, डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर, पोस्टेड इन द ऑफिस ऑफ आरडी एट नोएडा। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ द पर्सन डज नॉट हैव अ सरनेम, तो उसकी जगह उसको अपने फादर का या ग्रैंडफादर का सरनेम यूज करना पड़ेगा एंड एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी फॉर्म DIR 3A में। नेक्स्ट, प्रोविजो। द सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है डिन की जगह कोई और आइडेंटिफिकेशन नंबर हम बोल सकते हैं, लेकिन वो कोई प्रिस्क्राइब नहीं है तो इसको छोड़ दो। अच्छा, डिन इंक्लूड्स डीपिन। DPIN means designated partnership identification number. It is required for LLPs. So if I have a DIN and I wish to be appointed as a partner in LLP, do I need to have a separate DPIN? Answer is no. My DIN can work as DPIN. Next, one person one DIN. एक इंडिविजुअल को एक ही DIN, वो DIN किसी और को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 158 mention the DIN. If any form is required to be filed to the government and if it involves any reference of a director, डायरेक्टर का नाम तो ठीक है, मुझे डिन नंबर चाहिए तो आपका डिन मेंशन कर देना हर एक फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट, 156 एंड 157 नॉट वेरी रेलिवेंट, एग्जिस्ट ट्रांजिशनल प्रोविजन से, तो छोड़ दो। ऑल डिन्स अलॉटेड टू इंडिविजुअल, ये भी बेकार पॉइंट है, छोड़ दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, क्विकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक नई कंपनी बन रही है, जिसके अंदर 4 डायरेक्टर है, 4 पर्सन डायरेक्टर है। अब हमने ऊपर अभी भी पढ़ा दैट फॉर्म DIR 3 is to be filed with respect to appointment in an existing company. Why? Because that company needs to pass a board resolution. It needs to pass a board resolution proposing the appointment. If a new company is being incorporated, how can it pass a board resolution? Hence, the DIN number for such directors who are being appointed in a newly incorporated company can be availed not through DIR 3 बट थ्रू फॉर्म INC 32 जो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म है, स्पाइस फॉर्म। ठीक है, लेकिन सर चारों को मिल जाएगा? आंसर इज नो। मैक्स टू मैक्स 3 जनों को। सर चौथे का क्या करे? 3 के थ्रू DIR 3 अप्लाई करो, कंपनी को बनने दो, उसके बाद चौथे के लिए DIR 3 फाइल करो, क्योंकि तब कंपनी बन जाएगी, बोर्ड रेजोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? आगे, कैंसलेशन, सरेंडर, डीएक्टिवेशन ऑफ डिन। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रीजनल डायरेक्टर नॉर्दर्न रीजन नोएडा और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम कैन डू द फॉलोइंग स्टेप्स, जो वेरिफिकेशन के बाद वो कर सकता है, कैंसिलेशन वगैरह। तो देखो, कैंसिलेशन और डीएक्टिवेशन के लिए क्लॉजेस। डुप्लीकेट डिन है, ठीक है, सेम पर्सन का है और दोनों का डेटा एक जगह मर्ज किया जाएगा। रॉन्गफुल मैनर या फ्रॉडुलेंट मींस से आपने डिन पाया गया है तो आपका कैंसिल कर देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंगर दे देंगे। डेथ हो गई है, अनसाउंड माइंड हो चुका है, इंसॉल्वेंसी हो चुकी है, या फिर सरेंडर का एप्लीकेशन फाइल करा गया है। सरेंडर का एप्लीकेशन फाइल किया जाता है फॉर्म DIR 5 में, along with a declaration that I have never been appointed in a company and no form has ever been filed using my DIN. ये सारी चीज सेंट्रल गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी, ये सारी चीज सेंट्रल गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी। ठीक है, 11(2) ये अलग पार्ट है, इसके अंदर भी डीएक्टिवेशन किया जा रहा है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ 12A, रूल 12A KYC। और इसके अंदर कौन कर सकता है? वही वाली अथॉरिटी, लेकिन एक एडिशन है, ये बच्चे मिस कर देते हैं, MCQ में पूछ सकता हूं। CG, RD या एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय CG और RD। सर इसमें नया क्या है? ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय CG ऊपर वाले में नहीं था रूल 11(1) में। सर ये सब चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। हाँ, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, वरना MCQ में पकड़े जा सकते हो। तो कौन सी अथॉरिटी से इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अगर आपने रूल 12A KYC कंप्लाई नहीं किया तो डीएक्टिवेशन हो जाएगा, और रीएक्टिवेशन तब होएगा जब KYC पूरा किया जाएगा। जनरल मीनिंग है रॉन्गफुल और फ्रॉडुलेंट मींस का, रीड कर लेना। इंटीमेशन ऑफ चेंजेस, आपके डिन में कोई चेंजेस आए उसको इन्फॉर्म करना है आपको। जो भी आपने DIR 3 में अपना एड्रेस, जैसे मैं भी दिल्ली से पुणे शिफ्ट हुआ, मेरे DIR 3 में दिल्ली का एड्रेस था, पुणे का नया एड्रेस मुझे डलवाना पड़ेगा। विद इन 30 डेज फॉर्म फाइल करना है DIR 6, उसको मैं डाउनलोड करूंगा, उसमें मैं रेलिवेंट चेंजेस फिल करूंगा,
फॉर्म को वेरीफाई करूंगा, उसमें मैं अपने नए अटैचमेंट्स लगाऊंगा और उसको प्रूफ की तरह मैं फाइल कर दूंगा। अच्छा, इसको ना मुझे साइन करवाना पड़ेगा। यहाँ पे सर सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस चल जाएंगे, मुझे कंपनी के बंदों की जरूरत नहीं है जैसे कि DIR 3 में चाहिए हो। ठीक है, ये सारा फॉर्म साइन होने के बाद इट विल बी फाइल्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, इट शैल इनकॉर्पोरेट द सेड चेंजेस एंड इट शैल इन्फॉर्म दैट भैया हाँ ठीक है, आपका फॉर्म सही था, आपका प्रूफ सही था, मैंने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फॉर्म करेगी ताकि वो कंफर्म कर पाए, सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंफर्म द चेंजेस। अच्छा, अब दो सवाल, इस बच्चे के दिमाग में दो सवाल, सर ROC को कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का डिनसेल ही बताता है। सर कंपनीज को कौन बताएगा? आपको बताना है। सर कितने टाइम में? 15 दिन में। ठीक है, इन दोनों चीजों का ध्यान रख लेना। DIR 3 KYC, हर एक बंदा जो डायरेक्टर है जिसके पास डिन है, सर कब? 31 मार्च को, उसको इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि अगले दिन से ही स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, उसके 30 सितंबर तक फॉर्म DIR 3 KYC फाइल करना है, राइट? तो 30 सितंबर तक ऑफ इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल। सर मेरे अंदर सारे इंफॉर्मेशन सेम है, माय एंटायर इंफॉर्मेशन इज सेम एज ऑफ लास्ट टाइम इन विच आई फाइल DIR 3 KYC, तो मैं इस बार पूरा का पूरा फिल करूं? आंसर इज नो। आप एक वेब फॉर्म फिल कर दो, उसके अंदर सब कुछ प्रीफिल्ड है, एक टिक मार्क है दैट ऑल माय इंफॉर्मेशन इज सेम, उसको फाइल कर दो। सर लेकिन मेरा मोबाइल नंबर चेंज हुआ है, मेरा एड्रेस चेंज हुआ है, मेरा ईमेल आईडी चेंज हुआ है, मेरा कुछ भी चेंज हुआ है, तो फिर वेब फॉर्म फिल नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रीफिल्ड होता है, तो उसमें आप नया DIR 3 KYC फाइल करो। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर फाइलिंग DIR 3 KYC वेब? ओनली एंड ओनली वन कंडीशन कि एक ना एक बार आपने DIR 3 KYC फाइल कर रखा है, मतलब एक ना एक बार आपके पर्टिकुलर्स हमने ले रखे, उसके बाद वेब फाइल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, रोटेशन रिटायरमेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। This concept is applicable on all the public companies plus all the private companies which are public company subsidiary। सर ये क्या लिखा है? ये अब आपको ऑब्वियसली हम बेसिक्स और इंट्रोडक्शन क्लास अलग अलग नहीं ले रहे, ये सेक्शन 271 में पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में लिखी गई है चीज कि एक प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है उसको सब मायनों के लिए पब्लिक मान लिया जाए। सर लेकिन ICAI का मटेरियल इस चीज को ज्यादा स्ट्रेस नहीं करता है, नहीं करता, तभी तो आपको समझ में नहीं आता है, तभी तो हम इंट्रोडक्शन क्लास रखते हैं, यहाँ पे नहीं रख पा रहे, पर ये मैंने आपको साथ साथ बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं। अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, मतलब अगर कंपनी ये नहीं कहती, कंपनी के आर्टिकल से नहीं कहते कि सारे के सारे रिटायर होंगे, तो कितने रिटायर होंगे? देखो मिनिमम 2/3 रोटेशनल मान लिए जाएंगे, ठीक है? और अगर राउंड ऑफ करना है तो अपर राउंड ऑफ, क्योंकि नॉट लेस देन बोल। ओके, सो रोटेशनल का नंबर मिल गया। अच्छा, तो उसमें लीगल लैंग्वेज क्या बनी? दीज शैल बी द पर्सन्स हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटर्मिनेशन बाय रोटेशन। ओके, एंड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी जनरल मीटिंग। तो सर रोटेशनल डायरेक्टर्स जो होंगे वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए जाएंगे। सर व्हाट अबाउट द रिमेनिंग, मतलब नॉन रोटेशनल? तो देखो द रिमेनिंग डायरेक्टर्स मतलब नॉन रोटेशनल, तो सर रिमेनिंग डायरेक्टर्स इन सच कंपनी, सच मतलब पब्लिक, शल इन डिफॉल्ट एंड सब्जेक्ट टू एनी आर्टिकल्स रेगुलेशंस बी अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। सर मतलब कुछ नहीं बोला आर्टिकल्स में तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन कुछ और बोल दिया तो वैसे अपॉइंट किए जाएंगे, क्योंकि नॉन रोटेशनल है तो कंपनी कह रही है देख लो भैया, एक्ट कह रहा है अपने हिसाब से देख लो। क्लियर? ठीक है, नाउ वी गॉट द टोटल नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स, दैट इज मिनिमम 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। सर इसमें से रिटायर कितने करवाने हैं? 1/3 का राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट, 1/3 का राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट। अपने पूरे सिलेबस में राउंड ऑफ नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब अपर है, लेकिन यहां पे सिर्फ नियरेस्ट है, तो 2.3 आया तो 2, 2.6 आया तो 3, नियरेस्ट राउंड ऑफ। ठीक है, तो उस जनरल मीटिंग में, अगले जनरल मीटिंग में आपको मिनिमम 1/3 ऑफ सच डायरेक्टर्स, मतलब रोटेशनल डायरेक्टर्स के 1/3 आपको रिटायर करवाने हैं। ठीक है, एनी फ्रैक्शन नियरेस्ट राउंड ऑफ। अब आपके दिमाग में दूसरा डाउट, सर रोटेशनल पता चल गया, सर रिटायरिंग डायरेक्टर्स पता चल गया, लेकिन किसको बाहर करे? मुझे पता है 2 जनों को निकालना है, 10 जने बैठे हैं सामने, किन 2 को बाहर निकालू? जो लॉन्गेस्ट इन ऑफिस है। आपका नेक्स्ट डाउट, सर 3 बंदे ना उसमें से एक ही दिन आए, अब बताओ किसको निकालूं? आपस में चिट देख लो, चिट आपस में कोई आपने एग्रीमेंट कर रखा है क्या? नहीं तो फिर चिट निकालेंगे, सिंपल, राइट? तो जो भी लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस है उनको निकालो, और अगर 2 या 2 से ज्यादा एक दिन आए हैं तो सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट बिटवीन देम दे शैल बी डिटरमिन्ड बाय लॉट। A B C चिंटू मिंटू इंटू, उनका नाम निकालेंगे, चिंटू का नाम आया, चिंटू टाटा बाय बाय, अनलेस उनके बीच में एग्रीमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, ये जो टोटल नंबर है ना, आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से 2/3 करना है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं, 1 मिनट लगेगा। आप पेपर में क्या करते हो? कैलकुलेटर लेते हो, धड़ाधड़
टोटल इंटू 2/3 इंटू 1/3, आंसर आया और वो गलत। सर क्यों गलत भाई? टोटल इंटू 2/3, जल्दी से बताओ इसमें गलती क्या है? 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी सोचो इसमें गलती क्या है। अगर मैं कैलकुलेटर पे इंटू 2/3 इंटू 1/3 करता हूं, सर महान गलती करने वाले हो। क्यों? 2/3 का राउंडिंग ऑफ अलग है, 1/3 का राउंडिंग ऑफ अलग है। 2/3 का राउंडिंग ऑफ क्या है? नॉर्मल राउंड ऑफ, अपर राउंड ऑफ। 1/3 का राउंडिंग ऑफ क्या है? नियरेस्ट राउंड ऑफ। तो सर गलती हो जाएगी ना? समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो पहले 2/3 निकाल के एक नंबर ले आओ पूरा का पूरा, उसको राउंडिंग ऑफ करो और उसके बाद 1/3 करो। अच्छा, इन टोटल में से 3 जनों को बाहर निकालना है। सर आपने तो 2 ही लिख रखे, बताता हूँ। पहले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, क्योंकि ऊपर पढ़ा था सबसेक्शन 13 में पूरा का पूरा कंसेप्ट टाटा बाय बाय। सेकंड, नॉमिनी डायरेक्टर्स को, ऐसे नॉमिनी डायरेक्टर्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने सेट किए अंडर अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच हैव ओवरराइडिंग प्रोविजंस, या फिर गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट ने किए। और एक और को माइनस करना है आपको, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स, ये आईसीआई ने करवाया था। ठीक है, हम क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं, मेरे क्लास वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स को भी माइनस करना पड़ता है। अच्छा, व्हाट अबाउट द वैकेंसी क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ रिटायरमेंट? सर रीअपॉइंट कर देंगे उसी बंदे को, अगर मन है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, या फिर किसी और पर्सन को अपॉइंट कर देंगे, या फिर वैकेंसी छोड़ देंगे, आपकी मर्जी। अच्छा, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ सपोर्टेड बाय योर आईसीएस स्टडी मटेरियल। इफ एजीएम इज नॉट हेल्ड अप टू द लास्ट डेट, देन उन डायरेक्टर्स को जिनको बाहर जाना था, क्या वो कंटिन्यू करेंगे? आंसर इज नो। व्हाई? सिंपल भाषा, डायरेक्टर्स कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ देयर ओन डिफॉल्ट। केस लॉ बीआर कुंद्रा वर्सेस मोशन एसोसिएशन पिक्चर्स। सर लेकिन अगर मैंने बोर्ड मीटिंग रखी लेकिन नहीं हो पाई, एडजर्न हो गई, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं। होल्ड ही नहीं करी तो दिक्कत है। क्लियर? ओके, ये मैंने दोबारा समराइज ही किया तो उसको छोड़ देते हैं। डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। मीटिंग में 2 बंदे बाहर निकलने चले थे, 2 बंदे रिटायर होके बाहर खड़े हुए हैं, वो मीटिंग में देख रहे हैं हाँ कि भाई हमारी सीट खाली है। कंपनी ने 2 चीजें नहीं बोली। क्या? कंपनी ने किसी को अपॉइंट भी नहीं किया उन पर्टिकुलर रिटायरमेंट जो हो रही है जिनकी, उनकी जगह द कंपनी हैज नॉट अपॉइंटेड एनी पर्सन, नॉट द कंपनी इज सेइंग दैट वी विल नॉट अपॉइंट एनी पर्सन। सिंपल सी भाषा है। जो 2 जने निकल गए डायरेक्टर की मीटिंग में से, ठीक है, रिटायर होके, उनकी जगह किसी को लगाया भी नहीं और ये भी नहीं बोला कि हम नहीं लगाएंगे। अब लॉ कंफ्यूज्ड कि भाई क्या करें इन 2 सीट्स का। तो एक काम करो, मीटिंग एडजर्न करो, नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस, एवरीथिंग सेम, नेक्स्ट वीक। नेशनल हॉलिडे हुआ तो अगले दिन, ठीक है। अब उस वाली मीटिंग में देखो क्या होता है। अगर उस वाली मीटिंग में भी कुछ नहीं बोले ना, तो फिर उन 2 बंदों को डीम्ड रीअपॉइंट करवा देंगे अनलेस एंड अंटिल 5 सर्कमस्टांसेस अप्लाई। क्लियर? तो उस मीटिंग में उस पर्टिकुलर रिटायरिंग डायरेक्टर की सीट आपने नहीं फिल करी एंड मीटिंग ने ये भी एक्सप्रेसली रिजॉल्व नहीं किया कि हम फिल नहीं करेंगे, तो एडजर्नमेंट कर देंगे। सेम टाइम सेम प्लेस, नेक्स्ट वीक। नेशनल हॉलिडे हुआ तो नेक्स्ट डे। मीटिंग एडजर्न हुई, क्या ये इशू अगले मीटिंग में रिजॉल्व हुआ? आंसर इज नो। अगेन आपने कुछ भी नहीं बोला, तो क्या हम फिर से एडजर्न करें? नहीं। अब क्या करेंगे? रीअपॉइंटमेंट एक्सेप्ट 5 सर्कमस्टांसेस। क्या क्या? एट दैट मीटिंग और एनी प्रीवियस मीटिंग रिजोल्यूशन वाज पुट एंड लॉस्ट। तो भैया फिर तो रिजोल्यूशन आपने कोशिश करी थी पर अपॉइंट नहीं हो पाया, ठीक है। रिटायरिंग डायरेक्टर ने जो रिटायर हो रहा था उसने राइटिंग में बोल दिया नहीं बनना मुझे आपके कंपनी का डायरेक्टर, तो भाई तेरे को जबरदस्ती थोड़ी बनाएंगे। नेक्स्ट, ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, जब तू बन ही नहीं सकता तो तेरे को रीअपॉइंट कैसे कर देंगे। नेक्स्ट, रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है फॉर हिज अपॉइंटमेंट इधर ऑर्डिनरी और स्पेशल। इसको इग्नोर कर दो, ये प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं है अभी, ये हटाना चाहिए इनको, ठीक है। नेक्स्ट, 162 इज एप्लीकेबल टू द केस। सर 162 भी पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा, ओके। तो इन 5 केसेस में द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ना, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट प्राइवेट कंपनी में नहीं लगता ना। कौन सी प्राइवेट कंपनी? जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी ना हो, वरना वो ऊपर गिर जाएगी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में। क्लियर? और यहां पे प्राइवेट कंपनी को 92-137 का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों? क्योंकि ये जो एग्जेम्पशन है ना प्राइवेट कंपनी को, ये नोटिफिकेशन से नहीं आती। सेक्शन ने बोला पब्लिक कंपनी, ये नोटिफिकेशन एग्जेम्पशन से नहीं आती, ठीक है। एंड एक ऐसी अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी को जिसके अंदर मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, in combination central plus state, and it is also not applicable on such government companies subsidiaries। तो ये नॉर्मल एग्जेम्पशन आपको लर्न करनी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है? ओके। सेक्शन 160, राइट ऑफ पर्संस अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। सर ऐसा क्यों बोला अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर? क्योंकि जो रिटायरिंग डायरेक्टर होगा उसको जब अपॉइंट करवाना है फिर से, उसको 160 कंप्लाई नहीं करवाना पड़ता, वहां पे ओआर से काम चल जाता है, ओके।
पूरा प्रोसेस समझते हैं। अ पर्सन हु इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर शल in terms of section 152 subject to the provisions of this act be eligible for appointment if procedure पढ़ो। उसने एक नोटिस दी है, he has left a notice in writing under his hand signifying his candidature as a director along with 1 लाख रुपीस। मेरे को डायरेक्टर बनना था, मैंने नोटिस दी, मेरा कैंडिडेचर है, मेरा रेज्यूमे पढ़ो, मेरा सीवी पढ़ो और 1 लाख रुपए लो, या फिर किसी और मेंबर ने मेरी नोटिस दी। सो इधर दिस पर्सन और सम अदर मेंबर इंटेंडिंग टू प्रपोज हिम एज अ डायरेक्टर, तो उस बंदे ने नोटिस दी, उसका इंटेंशन है मेरे को डायरेक्टर बनाने का अलॉन्ग विद 1 लाख रुपीस। ठीक है, ये कहाँ छोड़नी है नोटिस? रजिस्टर्ड ऑफिस में। सर कब तक? मिनिमम 14 डेज बिफोर द मीटिंग। सर कौन सी मीटिंग? जनरल मीटिंग। ठीक है, अच्छा ये 1 लाख रुपए के रिस्पेक्ट में ना थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। निधि कंपनी के केस में ये 1,10,000 बन जाता है, प्लस ये 1 लाख रुपए इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सर्टन अपॉइंटमेंट्स, जैसे कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर इफ इज रिकमेंडेड बाय नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी 178 में पढ़ेंगे। अगर वो चीज लगती है तो, नहीं तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको रेकमेंड किया है तो उसको बोलेंगे यार एक तो तुम रेकमेंड कर रहे हो, फिर मेरे से 1 लाख रुपए क्यों ले रहे हो, तो ठीक है आपसे नहीं लेंगे, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से भी नहीं लेंगे। सर 1 लाख रुपए दिए तो दिए है, वापस मिलेंगे क्या? मिल सकते हैं। देखो कब? अगर वो बंदा अपॉइंट हो जाता है, इफ द प्रपोज पर्सन गेट्स इलेक्टेड, या फिर उसको मोर देन 25% वोट्स कास्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर 25% तक हुए तो भैया रिफंड नहीं मिलेगा, फिर जब्त, फिर पैसे जब्त। ठीक है, वापस नहीं मिले जाएंगे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इट हैज अ चॉइस। व्हाई? सर बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी डजंट वर्क फॉर मनी, तो उसके पास चॉइस है, 5% वोट मिले स्टिल वापस कर सकती है। तो देखो लेस देन इक्वल टू 25% में दैट अमाउंट विल बी फोरफिटेड एक्सेप्ट फॉर अ सेक्शन 8 कंपनी व्हिच हैज अ चॉइस वेदर टू रिफंड और फोरफिट द अमाउंट। अच्छा, नोटिस रिसीव्ड बाय द कंपनी अलॉन्ग विद 1 लाख रुपीस। अगला काम क्या करना है? सारे मेंबर्स को बताओ। कैसे बताओ? सर रूल नंबर 13 के हिसाब से बता दो ना। ठीक, रूल 13 पढ़ते हैं। एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग सब मेंबर्स को बताएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा कैंडिडेचर आया है या ऐसा ऐसा इंटेंशन आया है कि इस बंदे को बनवाना है डायरेक्टर। ठीक है, अच्छा कैसे बताना है? कैसे बताना है? इंडिविजुअल नोटिस सेंड कर देना बाय ईमेल जिन्होंने अपना एड्रेस दिया है, एंड बाकी सबको पोस्ट के थ्रू राइटिंग में दे देना। ठीक है, अच्छा ये इंडिविजुअल नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है अगर आप एडवर्टीजमेंट कर देते हो मिनिमम 7 डेज बिफोर 1 इंग्लिश एंड 1 वर्नाक्युलर न्यूज लैंग्वेज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस विच इज इन दैट सर्कुलेशन। वहां पे सर्कुलेट हो रहा है वो न्यूज़पेपर। ठीक है, एंड वेबसाइट पे तो लगवाना ही लगवाना है। तो सर एक चीज का ध्यान रखना, यू कैन बी सेव्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल नोटिसेस, यू कैन बी सेव्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल नोटिसेस। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट बी सेव्ड फ्रॉम वेबसाइट। वेबसाइट डिस्क्लोजर तो आपको करना ही करना है, क्योंकि बीच में एंड है और नहीं है। पेपर में पूछा गया था, पेपर में पूछा गया था इस एंड के ऊपर सवाल। ठीक है, तो बच्चों ने लिख दिया कि एडवर्टीजमेंट हो जाएगा तो वेबसाइट जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, दिस एडवर्टीजमेंट इज अ सब्स्टिट्यूशन फॉर इंडिविजुअल नोटिस नॉट फॉर वेबसाइट। अच्छा एग्जाम्पशन 160 नॉट एप्लीकेबल ऑन अ गवर्नमेंट कंपनी जिसके अंदर 100% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट्स, प्लस उसकी खुद की होली ओन सब्सिडरीज पे भी एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी पे भी एप्लीकेबल नहीं है, और एक सेक्शन 8 कंपनी पे भी एप्लीकेबल नहीं है, प्रोवाइडेड उसके आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स बाय पोस्टल बैलेट, बाय पोस्टल बैलेट। ठीक है, अगर नहीं करता तो फिर उस केस में सेक्शन लग जाएगा, लेकिन पोस्टल बैलेट से हो रहा है सेक्शन 8 कंपनी में तो फिर ये वाला 160 नहीं लगेगा। Okay, let's proceed. Section number 151, appointment of directors elected by small shareholders. Well, दो questions very very important. This concept is applicable for which companies? A listed company. कितने small shareholder minimum? 1. Okay. And what do you mean by small shareholder? जिनके पास ऐसे shares है जिसकी total nominal value is max to max rupees 20,000. Please focus on the word nominal value. ओके नेक्स्ट, अब इसके साथ पढ़ा जाता है रूल नंबर 7 जिसके अंदर ऑल द प्रोविजंस आर कंटेन्ड एज सच। सेक्शन 151 में ज्यादा कुछ नहीं है, रूल 7 में है। मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट, नोटिस बाय एलिजिबल स्मॉल शेयर होल्डर्स या फिर सुओ मोटो, एंड नोटिस बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स जो एलिजिबिलिटी रहेगी दैट विल बी लोअर ऑफ 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल सच शेयर होल्डर्स। सच मतलब स्मॉल। क्लियर है? नेक्स्ट लैंग्वेज जो अगर आप पढ़ोगे इन रूल 7 इट हैज बीन रिटन दैट अ कंपनी मे हैव, मे के ऊपर बहुत जनों का ओपिनियन बनता है कि सर मे मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर नोटिस आई है और उसके बाद भी इफ यू रीड मे एंड नॉट एज शल, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस रूल 7 अलोंग विद 151? उसके बाद तो फिर सेक्शन ही डिफीट हो जाएगा, राइट? सो इन माय ओपिनियन दैट मे शुड बी रेड एज शल इन टर्म्स ऑफ एंड बाय वर्च्यू ऑफ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। दिस व्यू हैज आल्सो बीन सपोर्टेड बाय ए रमैया बुक। ए रमैया अगर आपको पता होगा, इट इज द सुप्रीम बुक फॉर कंपनी लॉ विच आई हैव गॉन थ्रू, एंड उसके मैं पॉइंट्स भी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं आपके नए बैच के लिए जितने आपके लिए रिलेवेंट है, राइट? तो उसके हिसाब से भी ये व्यू सपोर्टेड है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इफ नोटिस इज रिसीव्ड बाय एलिजिबल स्मॉल शेयर होल्डर्स, कंपनी मना नहीं कर सकती।
सुओ मोटो भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लिस्टेड कंपनीज के लिए लगेगा। अच्छा, हाउ मेनी स्मॉल शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर कितने डायरेक्टर ऐसे अपॉइंट करे जाएंगे, 1। अच्छा, प्रोसीजर क्या है इन्फॉर्म करने का, द स्मॉल शेयर होल्डर्स हु आर इंटेंडिंग टू प्रपोज अ कैंडिडेट एज अ एसएसडी शैल लीव अ नोटिस ऑफ देयर इंटेंशन की आवर इंटेंशन इज टू अपॉइंट अ एसएसडी एटलीस्ट 14 days बिफोर दैट जनरल मीटिंग इन विच इट शैल हैव द डिटेल्स ऑफ नेम, एड्रेस, शेयर्स एंड फोलियो नंबर ऑफ द पर्सन whose name is being proposed for the small shareholder director, and ये सारी डिटेल्स उन स्मॉल शेयर होल्डर्स की भी जाएंगी जो प्रपोज करे जा रही है, उनका साइन भी जाएगा, ठीक है, अंडर देयर सिग्नेचर्स। अच्छा, एक बच्चे को डाउट है कि सर मैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहता हूं लेकिन मेरे पास शेयर नहीं है, क्या मैं बन सकता हूं? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज प्रोविजो कहता है सब रूल 2 का दैट इफ पर्सन डज नॉट हैव, इफ द पर्सन बीइंग प्रपोज्ड टू द पोजीशन ऑफ एसएसडी डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ शेयर्स, देन उसका फोलियो नंबर, शेयर्स की डिटेल को खाली छोड़ देना। इसका मतलब अपॉइंटमेंट तो स्टिल हो सकती है। ओके, तो डोंट स्पेसिफाई दोस डिटेल्स। अच्छा, द नोटिस शैल बी अकंपनीड बाय अ स्टेटमेंट साइन बाय द पर्सन हुज नेम इज बीइंग प्रपोज्ड। वो साइन करके देगा कि मेरा डिन नंबर क्या है। सर क्यों? क्योंकि सर एसएसडी भी तो एक डायरेक्टर है ना, स्मॉल शेयर होल्डर इज अ टाइप, पर है तो डायरेक्टर ना, तो डिन चाहिए। नेक्स्ट, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, क्योंकि वो डायरेक्टर बनना चाहता है, एंड कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर। अच्छा, इसके ऊपर बहुत बवाल है भाई, लेकिन मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, समझा देता हूं क्यों। शैल अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बी कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? आंसर इज यस ओनली इफ, so it's not a unconditional yes, it is a conditional yes. So he shall be considered as an independent director if he provides a declaration that I satisfy with the criteria, and obviously he satisfies the criteria. तो सर ऐसा क्यों लिखा गया? उसकी ना लैंग्वेज ऐसी है, आईसीए ने लैंग्वेज यूज करी है मटेरियल में, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होती है, बट इन माय ओपिनियन इट इज दीज टू आर सेपरेट कंसेप्ट्स। तो अगर एक बंदा एसएसडी है तो जरूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, दैट इज समथिंग व्हिच इज एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि दो अलग अलग कंसेप्ट है भाई। अगर इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया नहीं पूरा हो रहा तो मैं एसएसडी तो रह सकता हूं ना, क्योंकि मैं तो 151 में अपॉइंट हुआ हूं, राइट। सो कंडीशनल यस है, दोनों कंडीशंस आपको बता दी है। अच्छा, एसएसडी का अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू सेक्शन 152, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। एसएसडी डज नॉट रिटायर बाय रोटेशन, लेकिन वो टोटल में इंक्लूड किया जाएगा, तो सर डिनोमिनेटर में इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन जो उसका आंसर आने वाला है उसमें उसको हम रोटेशनल की तरह नहीं मान सकते, क्योंकि वो मैक्स टू मैक्स 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए ही रहता है, तो उन 3 सालों में वो रिटायर होकर बाहर नहीं जाएगा। एंड एक्सपायरी पे जब उसका 3 साल खत्म हो जाएगा, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, उसको एक कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करना पड़ेगा 3 ईयर्स का। आफ्टर दैट 3 ईयर्स ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अच्छा, ही शुड बी एलिजिबल एज पर 164, क्या ये बोलने की जरूरत थी? नो। सर क्यों कह रहे हो ऐसा बोलने की जरूरत नहीं थी? बिल्कुल बोलने की जरूरत थी, गलत। व्हाई? बिकॉज स्मॉल शेयर होल्डर इज अ डायरेक्टर, एसएसडी, तो जो डायरेक्टर पे प्रोविजंस लगते हैं 164, 167, ये तो सब लगेंगे। अच्छा, अगला रूल, सब रूल 7, वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ एसएसडी, सबसे घटिया रूल, क्यों बताता हूं। डिस्क्वालिफिकेशन इनकर्ड एज पर 164, यार बोलने की जरूरत थी मेरे को। अगर 164 नहीं होता तो 167 में तो वो हमने पढ़ ही लिया है ना, क्योंकि उसके ऊपर एज अ डायरेक्टर सारे रूल्स लगने वाले थे, तो ये बोलने की अलग से क्या जरूरत थी? सेक्शन 167 क्यों बोलने की जरूरत थी? जो डायरेक्टर है तो डायरेक्टर पे तो 167 लगता ही है, तो स्पेशली एसएसडी के लिए क्यों अलग से बोल रहे हो? नहीं जरूरत थी। सीजेस टू मीट इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया ऑफ 149 सबसेक्शन 6, इसकी वजह से भी कंफ्यूजन हो जाती है। अरे भाई, अगर इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह हट जाएगा, लेकिन एसएसडी तो कंटिन्यू करेगा ना। लेकिन यहां पे लैंग्वेज इस तरीके से दी गई है जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, बट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, लॉजिक ऑफ लॉ इज दैट एसएसडी इज डिफरेंट, आईडी इज डिफरेंट, दिस व्यू इज सपोर्टेड बाय मी। हो सकता है आपको कुछ और हो, बट आई डोंट थिंक आईसीआई ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को टच करेगा। दिस इज अ मैटर ऑफ सम प्रैक्टिकल डिफिकल्टी एज वेल। अच्छा, कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता हूं एक टाइम पे? सर मैक्सिमम 2। उसके ऊपर एक और कंडीशन लगा दी, क्या लगा दी? दूसरी कंपनी शुड नॉट बी इन द बिजनेस कंपीटिंग विथ माय फर्स्ट कंपनी, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंपनीज स्मॉल शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक एसएसडी एक डायरेक्टर है तो सारे प्रोविजंस 164, 167 वो सारे के सारे एज यूजुअल लगेंगे। एक और चीज, एसएसडी की अपॉइंटमेंट पोस्टल बैलेट के द्वारा की जाएगी, जनरल मीटिंग के द्वारा नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, एसएसडी को अगर रिमूव करना है सेक्शन 169 में तो एवरी शेयर होल्डर विल वोट, लेकिन जब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बारी आती है तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर्स ही वोट करते हैं, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, 163 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपने आप में अनोखा कंसेप्ट है। किन कंपनीज पे लगेगा? सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज में लगेगा जिनके आर्टिकल्स ऐसा बोलते हैं कि हमारे कंपनी में मिनिमम 2/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा बाय वे ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन।
Very very important point to be noted that this section overrides the entire Companies Act 2013. very 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 important. इसी का एक लिंक बता दूं आगे, इन डायरेक्टर्स को 169 में रिमूव नहीं कर सकते सर, क्यों? अरे ये रहा भाई, ओवरराइड करता है इसीलिए। अच्छा, ये अपॉइंटमेंट कैसे होगी? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? उसमें मेथड्स होते हैं, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो सकता है, क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम हो सकता है, कोई और भी मेथड हो सकता है। इसका एक बार ब्रीफ मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में दे रखा है, सच लर्न करने की जरूरत नहीं है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है। अच्छा, ये अपॉइंटमेंट का टेन्योर काइंड ऑफ हम कह सकते हैं 3 साल। क्यों? क्योंकि ऐसा अपॉइंटमेंट कैन बी मेड वंस इन एवरी 3 years, और इनकी जो कैजुअल वैकेंसीज है वो हम सेम फिल करेंगे जैसे बाकियों की फिल करते हैं 161(4) अगला पढ़ने वाले। अच्छा, एग्जेम्पशन है एक ऐसी गवर्नमेंट कंपनी को, ठीक है, जिसके अंदर 100% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड किया गया है गवर्नमेंट्स के द्वारा, एंड उसकी खुद की, उस कंपनी की खुद की होल्डी ओन्ड सब्सिडरीज पे भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट सबसेक्शंस दैट कम इन सेक्शन 161: एडिशनल, alternate and casual vacancy director. Additional director, quickly start करते हैं। Additional directors are appointed to meet urgent requirements of the board, for example excess workload. Power to appoint किसके पास है? Articles of association अगर power देते हैं बोर्ड को तो ही एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। तो सर वी कैन से दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डू नॉट हैव एनी इनहेरेंट पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स, दे विल हैव द पावर ओनली इफ आर्टिकल्स ग्रांटेड। अच्छा, एलिजिबिलिटी: इफ अ पर्सन फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर। सर क्यों? अदरवाइज खुद इमेजिन करो, मेंबर्स की मीटिंग हुई, मिस्टर एक्स को अपॉइंट करना था, रेजोल्यूशन फेल गया, वो फेल होने के बाद उसको एडिशनल डायरेक्टर की तरह लगवा दिया, तो मेंबर्स ऐसे खड़े होंगे, वो कहेंगे यार मैंने इसको मना किया था, तुमने इसको लगवा दिया, हेंस ही इज इनएलिजिबल। नेक्स्ट, क्या रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पॉसिबल है? आंसर इज यस। सर ये क्या होता है? 175 पढ़ते हैं ना चैप्टर नंबर 2 में, उसकी बात की जा रही है। सर टेन्योर क्या है? नेक्स्ट जनरल मीटिंग, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम नॉट ईजीएम, नेक्स्ट एजीएम, और लास्ट डेट till which AGM should have been held, whichever is earlier. This kind of a provision is for those companies which will try to use the loophole. वो कहेंगे हमने तो AGM रखवा ही नहीं, तो भैया उस केस में ड्यू डेट ले लेंगे। क्लियर? अच्छा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर किन के लिए? उन डायरेक्टर्स के लिए अपॉइंट किया जा रहा है जो मिनिमम 3 months, नॉट लेस देन 3 months के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, तो उसकी जगह यहाँ पे किसी को काम करवाना है, तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर लगवाया जाएगा। सर कौन लगवाएगा? बोर्ड लगवाएगा। वो जो ओरिजिनल डायरेक्टर जा रहा है ना, वो नहीं लगवाएगा, बोर्ड लगवाएगा। क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये चीज पूछी जा सकती है। अच्छा सर, पावर कहां से आएगी? सर पावर 2 जगह से आ सकती है, इधर आर्टिकल्स और मेंबर्स रिजोल्यूशन, इधर आर्टिकल्स और मेंबर्स रिजोल्यूशन। ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, ये एडिशनल डायरेक्टर में नहीं था। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी: ही शुड नॉट बी होल्डिंग एनी डायरेक्टरशिप इन द कंपनी। तो सर यहाँ पे ऐसा 2-2 क्यों लिखा है? ही शुड नॉट बी होल्डिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप इन द कंपनी या फिर एनी अदर डायरेक्टरशिप इन द कंपनी। ये बाद में अमेंड करा गया था, तो इन शॉर्ट आप इसको लर्न कर सकते हो एक साथ कि वो उस कंपनी में कोई भी डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं करना होना चाहिए, क्योंकि उस जनरल डायरेक्टरशिप वर्ड में ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी आ जाती है। अच्छा, एक चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मैं कितने बंदों के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता हूं? सर 165 लिंक करना पड़ेगा, 20 और 10, वो लिमिट सेम रहेगी। क्लियर है? लेकिन एक कंपनी में क्या मैं 2 जनों के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता हूं? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे इनएलिजिबल हो जाऊंगा। नेक्स्ट, सर्कुलर रेजोल्यूशन पॉसिबल है। अच्छा, उसका टेन्योर कब तक होएगा? टिल द डेट ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया। सर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डालेगा, वो ऑफिस आया नहीं आया, ऑफिस आने से मतलब नहीं है, जिस दिन उसकी लैंड कर जाएगी ना फ्लाइट, रिटर्न टू इंडिया, ऑफिस आए ना आए, गुड़गांव में ऑफिस है, चेन्नई में लैंड कर रहा है, जिस दिन रिटर्न कर जाएगा उस दिन मेरा टेन्योर खत्म। ठीक है? ओके, तो ओरिजिनल टेन्योर उसका कब तक रहेगा? जब तक उसके ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर कब तक रहेगा? टिल द टेन्योर द ओरिजिनल डायरेक्टर हैज, लेकिन जैसे वो रिटर्न कर जाएगा टाटा बाय बाय। नेक्स्ट, कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? कोई डेथ हो गई, रेजिग्नेशन हो गई, बंदे ने अज्यूम कर रखा है ऑफिस और उसको छोड़ के जाना पड़ा, तो उसकी जगह हम अपॉइंट करेंगे, इसको कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। सर कौन फिल करेगा? ध्यान से समझना है, यहाँ पे जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे बोर्ड फिल कर सकता है प्रोवाइडेड वो मेंबर्स ने अपॉइंट कर रखा हो। मतलब अगर बोर्ड ने मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया और मिस्टर एक्स की कैजुअल वैकेंसी हो गई, तो दोबारा बोर्ड नहीं फिल कर सकता। इस चीज का ध्यान रखना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, ये जो वर्ड्स है ना यार, इन डिफॉल्ट एंड सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स इट शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड एंड इट शैल बी सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग। यहाँ पे बहुत सारी चीजें इन्होंने कह दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपके मेंबर्स में कुछ, आपके आर्टिकल्स में कुछ लिखा गया है, इफ एनीथिंग इज सेड इन योर आर्टिकल्स देन प्लीज फॉलो इट। नहीं लिखा तो बोर्ड को पावर है, लेकिन बोर्ड के अपॉइंटमेंट के बाद सब्सिक्वेंट अप्रूवल चाहिए हमें इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग में मेंबर्स का। ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट समझा दिया है, टू फिल इन द
ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, इन जनरल मीटिंग। तो बोर्ड ने अपॉइंट करा हुआ बंदा अगर कैजुअल वेकेंट हो जाता है तो बोर्ड अपॉइंट नहीं कर सकता। क्या सर्कुलर रेजोल्यूशन पॉसिबल है? नहीं, बोर्ड मीटिंग में पास करना पड़ेगा। उसका टेन्योर क्या होगा? जो पुराने वाले का टेन्योर था, ठीक है। और कैजुअल वैकेंसी में फिल कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो कैजुअल डायरेक्टर है। क्विकली नेक्स्ट पॉइंट, कैजुअल वैकेंसी इज नॉट मैंडेटरी टू फिल। ऑब्वियसली अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो रही है, डू नॉट फिल इट। लेकिन अगर फिल कर रहे हो तो 161(4). नेक्स्ट, बोर्ड कैन फिल अ कैजुअल वैकेंसी ओनली इफ द ऑफिस हैज फॉलन वेकेंट, जिसका भी ऑफिस फॉल हुआ है वेकेंट, वाज अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। आई होप ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है। अच्छा, अगर एक डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, उसने अज्यूम ही नहीं किया ऑफिस, वो आया ही नहीं, तो क्या ये कैजुअल वैकेंसी? आंसर इज नो। वैकेंसी होने के लिए बंदे का आना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल है ये वाला बात। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर ए का कैजुअल वैकेंसी हुआ, मिस्टर ए वाज इंटरेस्टेड इन वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब इंटरेस्टेड डायरेक्टर था। क्या मिस्टर बी हैज फिल्ड इन द कैजुअल वैकेंसी? क्या मिस्टर बी भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर है? आंसर इज नो, आंसर इज नो, क्योंकि इंटरेस्ट एंड नॉन इंटरेस्ट इज अ पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट। It cannot be applied on the casual vacancy director just because he is filling in the seat of an interested director. आपको मिस्टर बी का इंटरेस्ट उसमें देखना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट वाला सेक्शन चैप्टर नंबर 2 में आएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन 2 इन विच वी टॉक अबाउट द ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ध्यान रखना, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलेस ही हिमसेल्फ सेटिस्फाइज द क्राइटेरिया ऑफ 149(6). मिस्टर ए मिस्टर बी की जगह आ रहा है एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है। तो जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, उसकी जगह ऑल्टरनेट लगाया जा रहा है, तो वो जो नया ऑल्टरनेट डायरेक्टर है उसको भी इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया पूरा करना है। नेक्स्ट, टाइम लिमिट टू फिल द वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अ वुमेन डायरेक्टर इज एन एक्सेप्शन टू 161(4), क्योंकि इन दोनों की टाइमलाइंस हमने अलग से पढ़ रखी है पहले ही। नेक्स्ट, if the term of office of original director is determined before he so returns to India, then provision of automatic reappointment shall apply to the original director, not to the alternate director. सारे के सारे provisions reappointment वगैरह के original पे लगेंगे। Next, ये सारे के सारे directorships are included for the purpose of 165, not a very big deal. Okay, अच्छा, जो बंदा बाहर जा रहा है ना alternate director लगवा के, अगर वो 12 महीने उसने मीटिंग अटेंड नहीं करी, वो दिमाग में खुश है कि भाई मेरी जगह तो alternate लगा हुआ है, तो स्टिल 12 महीने में 167 का क्लॉज लग जाएगा कि 12 महीने में अगर आपने मीटिंग अटेंड नहीं करी एक भी तो आपको वेकेट करना पड़ सकता है। तो उस चीज का ध्यान रखना है। बाकी सारे प्रोविजंस 164, 167 एज इट इज लगेंगे जैसे वो किसी नॉर्मल डायरेक्टर को लगते हैं। अच्छा, इफ एनी ऑफ दिस डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, कैजुअल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, इनको अगर नॉर्मल डायरेक्टर की तरह आना है, ये दाग हटा के, ये एडिशनल को छोड़ के नॉर्मल डायरेक्टर की तरह आना है, तो क्या उनको सेक्शन 160 कंप्लाई करना पड़ेगा? आंसर इज यस, हाँ करना पड़ेगा। सर क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज ये लोग रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? ये रिटायरिंग डायरेक्टर थोड़ी ना है भाई। रिटायरिंग डायरेक्टर वो होते हैं जो सेक्शन 152(6) से बाहर निकल के आ रहे हैं। ये 152(6) से बाहर नहीं निकल रहे, ये 161 से बाहर निकल रहे। अगर ये बात समझ में आ गई है, इसका मतलब आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है। अगर इतनी सी बात जो मैंने बोली आपको समझ में आ गई है तो कंसेप्ट स्ट्रांग है। ओके, अच्छा, अब डाउट, सर एडिशनल, कैजुअल वैकेंसीज, इन सबको टोटल में लेना है क्या रोटेशन कैलकुलेट करते वक्त? आंसर इज यस, सबको लेना है सिवाय ऑल्टरनेट। सिवाय ऑल्टरनेट, नॉमिनी को भी नहीं लेते, वो तो अलग बात है। 161(3) नॉमिनी डायरेक्टर, सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, बोर्ड कैन अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर्स, जो कि इन फॉर्म ऑफ एक एग्रीमेंट के थ्रू भी आ सकते हैं, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है अपने गवर्नमेंट कंपनीज में। सो नॉट अ वेरी बिग थिंग। अच्छा, अगर गवर्नमेंट कहे कि मुझे लगवाने हैं, क्या बोर्ड मना कर सकता है? आंसर इज नो। Next, section 162, appointment of directors to be voted upon individually. Basic provision and basic logic behind this section is that if 2 or more directors are proposed to be appointed by one resolution, then members have to say either a yes or a no to all of them together. वो चाहती है, लॉ चाह रहा है कि ऑब्वियसली वो गलत है, क्या पता मुझे मिस्टर ए और मिस्टर बी में से एक को अपॉइंट करना हो, तो वो कह रहे हैं आप अलग अलग रेजोल्यूशन पास करो। लेकिन सर इसके अंदर एक प्रोविजन है जिसके अंदर हम एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। क्या? आप उस रेजोल्यूशन से पहले एक और रेजोल्यूशन पास करो, ये एग्री करने के लिए कि ऐसा एक रेजोल्यूशन पास होने वाला है, एंड ये जो रेजोल्यूशन पास करने वाले हो ना, दैट शुड बी पास विद नो वोट अगेंस्ट इट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रेज आई एम कोटिंग नो वोट अगेंस्ट इट एंड आई एम कोटिंग यूनानिमस रेजोल्यूशन। यूनानिमस मतलब येस ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट, एंड नो वोट अगेंस्ट इट मतलब एक बेशक एब्सटेन कर जाए, मना ना करे। डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो ये सेक्शन कहां लगता है सबसे ज्यादा गलती होने के चांस? ये सेक्शन लगता है जनरल मीटिंग्स पे, बोर्ड मीटिंग पे नहीं लगता।
ओके तो जनरल मीटिंग पे अगर 2 या मोर पर्संस आपको अपॉइंट करने हैं बाय सिंगल रेजोल्यूशन, तो आपको एक और रेजोल्यूशन पास करना है टू एग्री टू पास सच रेजोल्यूशन विदाउट एनी वोट बीइंग कास्ट अगेंस्ट इट। अगर आपने ये सेक्शन का कंप्लायंस नहीं किया तो आपका रेजोल्यूशन वॉइड माना जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर एनी ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड और नॉट, राइट। ओके, एक डिमिंग प्रोविजन है सबसेक्शन 3 में कि अगर आप किसी पर्सन को अपॉइंट नहीं कर रहे लेकिन आप अप्रूव कर रहे हो या फिर नॉमिनेट कर रहे हो अपॉइंटमेंट के लिए 2 और मोर पर्संस का, तो फिर स्टिल उसको मान लिया जाएगा कि दिस इज अ मोशन फॉर अपॉइंटमेंट, तो उसमें भी आपको 162 का ध्यान रखना है। क्लियर? अच्छा, एग्जेम्पशन, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अ गवर्नमेंट कंपनी जिसके अंदर 100% शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, एंड इट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन सच कंपनीज होल्डली ओन सब्सिडियरी, एंड ऑल्सो इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अ प्राइवेट कंपनी। रेजिग्नेशन, सेक्शन 168, अ डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग, किसको? कंपनी को, और उसके बाद इंटीमेशंस देनी है कंपनी को। कहाँ का? द कंपनी शेल इंटीमेट द रजिस्ट्रार कि हाँ ऐसा ऐसा एक नोटिस आया है, कैसे? विद इन 30 डेज इन फॉर्म DIR 12, प्लस उसको ये वेबसाइट के ऊपर भी इंफॉर्मेशन लगानी है। अच्छा, ये फैक्ट उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट सेक्शन 134 में जो रिपोर्ट जाती है उसके अंदर भी बताना है, जो कि ले डाउन करी जाएगी इन द इमीडिएटली फॉलोइंग जनरल मीटिंग। अच्छा सर, कंपनी को तो बताना है क्योंकि वर्ड यूज करा है शेल। कंपनी हैज टू इंटीमेट, क्या डायरेक्टर के लिए भी मैंडेटरी है इंटीमेट करना? आंसर इज नो। तो डायरेक्टर की इंटीमेशन ऑप्शनल है। डायरेक्टर मे फॉरवर्ड अ कॉपी इन DIR 11 विद इन 30 डेज इंटीमेटिंग द रीजंस कि क्यों मैं रिजाइन कर रहा हूं। अच्छा, फॉरेन डायरेक्टर के केस में जिस कंपनी ने ऑलरेडी DIR 12 फाइल कर दिया है, वो फॉरेन डायरेक्टर कह रहा है मेरे को बाहर जाना है, स्पेन US जाना है, एक काम करता हूं मैं किसी को ऑथराइज कर देता हूं, पॉसिबल है। तो वो किसी प्रैक्टिसिंग CA, CS कॉस्ट अकाउंटेंट या एनी अदर रेसिडेंट डायरेक्टर, ऑब्वियसली जाते जाते वो किसी और फॉरेन डायरेक्टर को तो नहीं बोलेगा, रेसिडेंट डायरेक्टर को बोल देगा कि भाई मेरे बिहाफ पे जरा DIR 11 फाइल कर दियो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, DIR 11 फाइल कर देंगे, ठीक है, इंटीमेटिंग द रीजंस। रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब से होगा? डेट द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, या फिर उसने कोई अगर स्पेसिफाई कर रखी है विच एवर इज लेटर। मतलब अगर मैंने सपोज 10 तारीख को नोटिस देता हूं, मैंने नोटिस में कुछ नहीं बताया कि मेरी इफेक्टिव कब से होगी, और 10 तारीख को कंपनी के पास जा रही है नोटिस, तो 10 तारीख से टाटा बाय बाय। लेकिन अगर मैंने 10 तारीख की जो नोटिस रिसीव की जा रही है उसमें बोला कि 15 से इफेक्टिव होगी, तो 15 इज माय लेटर डेट। क्लियर? ओके। उसके टेन्योर के टाइम पे जो लायबिलिटीज रहेंगी उसके लिए ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट अ वेरी बिग थिंग। व्हाट इफ ऑल द डायरेक्टर्स रिजाइन और वेकेट? सेम एज 167(3), वही वाली बात जो प्रमोटर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएंगे टिल नॉर्मल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड। MCA क्लैरिफिकेशन है, बेकार है, छोड़ सकते हो। 116 ये आपके ICI में था इसलिए मैंने डाल दिया, क्लास में हम सब कुछ करते हैं। अच्छा, 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के लिए स्पेशल नोटिस जाना जरूरी है। Special notice has its own section, section 115, which says that member or members have to give the notice signed by minimum members holding 1% of total voting power or 5 lakh paid up share capital, whichever is lower. ये कब देखना है? डेट ऑफ नोटिस पे, ठीक है। तो 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और 5 लाख रुपीज पेड अप शेयर कैपिटल। ये नोटिस जाएगी कंपनी को कितना? एटलीस्ट 14 डेज बिफोर, और 3 महीने से पहले मत दे देना, ठीक है। तो नॉट अर्लियर देन 3 months बट एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। एक्सक्लूड द डे ऑफ द नोटिस इज गिवन एंड द डे ऑफ द जनरल मीटिंग। ओके। अच्छा, रिजोल्यूशन कैसा चाहिए? सर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा, एंड ऑब्वियसली उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देना। ओके। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर सेकंड टर्म के लिए चल रहा है, उसका सेकंड टर्म चल रहा है 149 के हिसाब से, तो मैंने वहां पे भी बता दिया था कि उस टाइम फिर ऑर्डिनरी नहीं स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, राइट। सो उसमें आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन देना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। सर 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड इन सेक्शन नंबर 169। नॉमिनी डायरेक्टर्स जिनका खुद का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, जिसका खुद का एक्ट है, फॉर एग्जांपल SBI एक्ट है। अब SBI एक्ट में अगर ये लिखा गया कि SBI के नॉमिनी डायरेक्टर्स रिमूव नहीं किए जा सकते, तो उनको कंपनीज एक्ट रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर? अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 242, ये पढ़ेंगे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में, वहां पे ट्रिब्यूनल ने अगर अपॉइंट कर दिया तो भैया कंपनी नहीं निकाल सकती, तो ट्रिब्यूनल ही निकाल सकता है। नेक्स्ट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले डायरेक्टर्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी लिंक करवा दिया था। क्यों? क्योंकि दैट सेक्शन ओवरराइड्स द एंटायर कंपनीज एक्ट। अच्छा, स्पेशल नोटिस चाहिए होती है, ठीक है, टू रिमूव अ डायरेक्टर या टू अपॉइंट एनी अदर डायरेक्टर इन दैट प्लेस, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब कंपनी के पास नोटिस आई, अगली स्टेप क्या होगा? सेंड द कॉपी टू दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर। तो जैसे ही रिसीट किया जाएगा, forthwith मतलब immediately send a copy thereof to the director concerned whether or not he is a member of the company। उसको एक मौका दिया जाएगा, entitled to be heard on the resolution at the meeting। कौन सी मीटिंग है ये? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में उसको बोलेंगे आ भाई अपनी दुखड़ कहानी सुना, जो तेरे को दुख हो रहा है सुन के कि तेरे को निकाला जा रहा है, बोल, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट यू आर नॉट अ मेंबर, बोल आके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास एक और राइट है, वो एक राइटिंग में भी रिक्वेस्ट कर सकता है। तो देखो, जहां पे उसको नोटिस प्रोवाइड करी गई है, he has a right
to make a representation in writing and ask the company please इस writing वाली जो मैंने लिखा इतनी एक्सप्लेन किया, मैंने अपनी बात एक्सप्लेन करी है रिमूवल के अगेंस्ट, उसको जरा सर्कुलेट कर दो सारे मेंबर्स को, तो कंपनी कर देगी। लेकिन अगर नहीं किया तो क्या होगा, तो वो भी देखना है। तो कंपनी करेगी इफ टाइम परमिट्स टू डू सो, लेकिन अगर नहीं किया तो हम क्या करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर टाइम परमिट करता है तो स्टेट द फैक्ट कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन आया है, प्लस कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी जरा भेज दो सबको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एवरी मेंबर को भेज दो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उससे पहले आप नोटिस भेज चुके हो या नहीं भेज चुके हो। लेकिन अगर इनसफिशिएंट टाइम रहा या कंपनी का डिफॉल्ट रहा या कोई भी प्रॉब्लम रही, तो उस केस में द डायरेक्टर में विदाउट प्रेजुडिस टू हिज राइट टू बी हर्ड ओरली रिक्वायर दैट रिप्रेजेंटेशन शैल बी रेड आउट एट द मीटिंग, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर वैसा नहीं हुआ तो आप उस ओरल रिप्रेजेंटेशन को छोड़ के उस रिप्रेजेंटेशन को भी रीड आउट करवा लेना, ठीक है, रीड आउट करवा लेना। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि उस नोटिस के अंदर, उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर कोई नीडलेस पब्लिसिटी या कोई डिफेमेटरी मैटर आपने डायरेक्टर ने लिख दिया है, तो कंपनी बोल सकती है कि भैया हम इसको सर्कुलेट नहीं करेंगे। तो देखो प्रोविजो क्या कहता है, अ कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी सेंट आउट एंड रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी रेड आउट if on an application either by the company or any other person who claims to be aggrieved, the tribunal is satisfied that yes, the rights conferred under this subsection are being abused to secure needless publicity for defamatory matter। तो किसी को लगता है कि ये फालतू चीजें है तो प्लीज एक बार ट्रिब्यूनल में जाके एप्लीकेशन फाइल करो और फिर ट्रिब्यूनल की रूलिंग का चेक करो, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल कॉस्ट भी ऑर्डर कर सकती है कंपनी पे कि भैया खर्चा निकालो, या उस डायरेक्टर पे कि जो एप्लीकेशन का खर्चा आप दो, आपने गलत नीडलेस पब्लिसिटी सिक्योर करी है। अच्छा, ये सब ओके है। रिजल्टिंग जो वैकेंसी आएगी उससे कैसे डील करना है, कैसे भी डील कर लो, किसी और बंदे को लगा दो, प्रोवाइडेड स्पेशल नोटिस प्रोवाइड करा गया है किसी और बंदे लगाने के लिए, या फिर कैजुअल वैकेंसी की तरह फिल कर लो, क्योंकि रिमूवल इज अ कैजुअल वैकेंसी, तो 161(4) के हिसाब से फिल कर लो, या फिर कुछ भी मत करो, लेट द वैकेंसी बी एज इट इज। अच्छा, किसी और को अपॉइंट करोगे तो उसका टेन्योर कब तक रहेगा, जितना उसके प्रेडिसेसर का टेन्योर था, ठीक है। यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी वाले प्रोविजो में क्या बोला, द डायरेक्टर who was removed from the office shall not be reappointed as a director by the board। Again very logical, वरना वो निकाला जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको दोबारा लगा देंगे 161(4) में, तो गलत हो जाएगा। एक क्लैरिफिकेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो कह रहे हैं कोई और पावर है रिमूवल की तो वो वैसे की वैसे रहेगी। फॉर एग्जांपल ट्रिब्यूनल की रिमूवल की पावर होती है, और वो कह रहे हैं नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डिप्राइव द पर्सन ऑफ एनी कंपेंसेशन। उसको कुछ पैसे वगैरह देने तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिमूवल की। अच्छा, डू द मेंबर्स हु आर सर्विंग द स्पेशल नोटिस नीड टू प्रोवाइड एनी रीजंस इन द नोटिस कि हम इसको क्यों निकाल रहे हैं? नो। LIC वर्सेस एस्कॉर्ट्स सपोर्टेड बाय योर ICS स्टडी मटेरियल, सो नो नीड टू प्रोवाइड एनी रीजंस। केस लॉ LIC वर्सेस एस्कॉर्ट। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर KMP एंड शेयर होल्डिंग, बहुत ही प्रोसीजरल है कि हर एक कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में डायरेक्टर्स एंड KMP की डिटेल्स इंक्लूड करेगी, इंक्लूडिंग कि उनके सिक्योरिटीज क्या क्या है, कैश में या फिर होल्डिंग के सब्सिडरी में। MCQ बन सकता है यहाँ पे, होल्डिंग की सब्सिडरी भी इंक्लूड करी गई है। रूल 17 को एक बार रीड कर लेना, क्या क्या डिटेल्स मेंशन करनी है, ठीक है। पैन मैंडेटरी है फॉर दोज KMP जिनके पास डिन नहीं है, एंड ये एक रिटर्न फाइल करी जाती है जब भी कोई चेंज होएगा, तो विद इन 30 डेज फॉर्म DRA 12 में एक रिटर्न फाइल करनी है। एंड बस कोई चेंज होता है या कोई अपॉइंटमेंट होती है तो एक डिटेल्स आपको बतानी है, कंपनी बताएगी टू ROC, कंपनी बताएगी टू ROC। अच्छा, मेंबर्स हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर्स, ठीक है, जो यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन हुआ है उसका इंस्पेक्शन कर सकती है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, एंड वो एक्सट्रैक्ट्स भी ले सकती है जो कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे विद इन 30 डेज। प्लस जनरल मीटिंग के टाइम जब भी AGM रखी जाएगी, नॉट EGM, AGM के टाइम वो इंस्पेक्शन के लिए ओपन किया जाएगा, एंड दे हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट किसके पास, एवरी पर्सन जिसके पास जो एक मेंबर है एंड जो भी अटेंड कर रहा है मीटिंग। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या प्रॉक्सी ऑफ मेंबर भी इसको एक्सेस कर सकता है? आंसर इज यस, बिकॉज ही हैज अ राइट टू अटेंड द मीटिंग। और अगर इंस्पेक्शन रिफ्यूज करा गया तो ROC में एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी, एंड ROC उस हिसाब से ऑर्डर कर सकता है भैया इमीडिएट इंस्पेक्शन कराओ और कॉपीज दो। ये सेक्शन उन गवर्नमेंट कंपनीज में नहीं लगता, 170 एंड 171 उन गवर्नमेंट कंपनीज में नहीं लगता जिसके अंदर एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट्स। अच्छा, मैं ये वाला चैप्टर एक पार्ट में करवा रहा हूँ बिकॉज आई फील ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड आई थिंक सेकंड एंड थर्ड वो भी हमें एक लेक्चर में रखने पड़ेंगे, 1 से 1.5 घंटा वाले में, एंड बैलेंस वाले फिर 2-3 चैप्टर्स हम क्लब कर देंगे ताकि पूरा कंपनी लॉ एक साथ हो जाए एंड इकोनॉमिक लॉज एक साथ हो जाए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, एंड इसका रिव्यू बताना ताकि इसके हिसाब से मैं चेंजेस कर पाऊँ फॉर बैलेंस लेक्चर्स। तो दिस वाज ऑल, आई होप आपको रिवीजन समझ आई हो। आई नो कि मैं स्पीड तेज रखी थी, बट उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, हम एक वर्ड एक सब कुछ एनालाइज नहीं कर सकते, राइट। सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, स्टडी वेल, बाय बाय।